हेलो एवरीवन, दिस इज मोहित एडवोकेट। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वाली क्लास में हम पढ़ने वाले भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, 2023, जो आज से हमारी एनफोर्समेंट में आ चुकी है 1 जुलाई 2024 से। और हम पढ़ेंगे आज से सेक्शन 22 के बाद वाले सेक्शन पढ़ेंगे, क्योंकि हमने सेक्शन 1 टू सेक्शन 21 मैंने कल तक वाली वीडियो में करवा दिए, ठीक है। तो इस वाली रैपिड डिटेल क्लास में, कोर्स में हम सारे बेयर के प्रोविजंस पढ़ रहे हैं और उनका इंटरप्रिटेशन हल्का हल्का प्री पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से समझ कर चल रहे हैं, ठीक है। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू का हमें याद करने पड़ेंगे, जो और उनके कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, जो मेरे नोट्स बने पड़े हैं, मैं उनसे मेन पॉइंट ऑफ व्यू से करवा दूंगा बाद में रिवीजन। पर अभी हम बेरेट कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता भी नया एक स्टैट्यूट आया है, जो आज से एनफोर्समेंट में आया। आ तो पहले ही गया था, लेकिन आज से वो एनफोर्समेंट में चलन में आया इंडिया में। तो हमें पता होना चाहिए कि भाई कहाँ का कौन सी धारा दी गई है और कहाँ कहाँ मेजर चेंजेस किए गए, जो आईपीसी में नहीं थे, जो हमें भारतीय न्याय संहिता में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं सीधा आज का पढ़ना सेक्शन 22 से, ठीक है। एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अब कार्य किया है एक व्यक्ति ने, अब कार्य जब भी मैं कहूँ तो मान लेना अपराध किया है, मतलब अपराध वाला कार्य किया है एक व्यक्ति ने, जो कि एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, कार्य किया है एक व्यक्ति ने जो कि क्या था, कौन था, अनसाउंड माइंड, पगले दिमाग का व्यक्ति था, पागल व्यक्ति था, जो उसका मस्तिष्क माइंड पागल था, ठीक है। तो अब सेक्शन 22 की बॉडी हम पढ़ेंगे। नथिंग इज एन ऑफेंस, कुछ भी अपराध नहीं है। हु इज विच इज डन बाय अ पर्सन हु, जो कि होता है एक व्यक्ति द्वारा, जो कि क्या है, एट द टाइम ऑफ डूइंग इट। अब इसमें ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, जिस समय वो कार्य कर रहा था उस समय देखा जाएगा कि वो अनसाउंड था या उस टाइम वो एक्टिव दिमाग का था, ठीक है। उस टाइम वो अनकॉन्शियस था उसका माइंड, या कॉन्शियस था, तो वो देखा जाएगा, ठीक है। हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, जो कि जब वो कार्य करता उस टाइम वो क्या था, बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, किस कारणवश, बस दिमाग के ढीलेपन, दिमाग के अनसाउंडनेस के कारण उसका दिमाग, उसका मस्तिष्क उसके काबू में नहीं था, वो बिल्कुल पगला चुका था, ठीक है। इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, उसे नहीं पता था कि वो किस श्रेणी का कार्य कर रहा है। और डैट ही इज डूइंग वट इज इधर रॉन्ग, या फिर जो वो कर रहा है या तो वो गलत है, और कॉन्ट्रेरी टू लॉ, या तो फिर वो कॉन्ट्रेरी टू लॉ, कानून के विरुद्ध है, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति ने ऑफेंस किया है, कोई कार्य किया है जो कि अपराध बनेगा और जो बन चुका है, तभी तो भाई वो अनसाउंड माइंड का व्यक्ति, उसका वकील डिफेंस ले रहा है, सेक्शन 22 भारतीय न्याय संहिता का, ठीक है। तो इसमें मेन बात यह है, कोई पागल दिमाग के व्यक्ति ने कोई कार्य किया, कोई पागल दिमाग के व्यक्ति ने कोई कार्य किया, और उसको जिस समय वो कार्य कर रहा है उस टाइम वो पागल दिमाग का, उसका दिमाग पगलाया हुआ है, तो क्या होता है, तो उसका वो एक्ट माफ कर दिया जाएगा, उसको एक्ट माफ कर दिया जाएगा। सिर्फ किस वजह से, क्योंकि उसका सिर्फ किस कारणवश, क्योंकि वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड थी उसके अंदर, उसका माइंड साउंड नहीं था, उसका माइंड तंदुरुस्त नहीं था, फिट स्टेट में नहीं था, उसका माइंड पगलाया हुआ था, ठीक है। उस समय इंपॉर्टेंट है, जिस समय वो एक्ट हुआ उस समय, उस एक्ट के पहले नहीं, उस एक्ट के बाद में नहीं, उस समय उसकी कंडीशन क्या थी वो देखी जाएगी, वो मटेरियल रखती है, उससे पहले नहीं उसके बाद की नहीं, ठीक है। तो इसमें हमें जो वो डिफेंस का वकील है, जो पागल व्यक्ति ने जो अपराध किया, फिर उसका वकील भी तो कोई भाई डिफेंस लेगा, तो उसका वकील दो चीज़ें प्रूव कर देगा। क्या प्रूव करेगा, एक चीज़ तो प्रूव करेगा, इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ दैट, कि मेरे क्लाइंट को बिल्कुल भी ये असक्षम था, इसको ये किस श्रेणी का कार्य कर रहा है, ये असक्षम था उसको जानने के लिए। तो या तो ये प्रूव कर दे, या फिर दो चीज़ें इकट्ठी क्या प्रूव कर दे, ओ डैड ही इज डूइंग व्हाट इज ईदर रॉन्ग, या फिर जो ये कर रहा है मेरा क्लाइंट कर रहा था वो या तो गलत है, और कॉन्ट्रेरी टू लॉ, या फिर कानून के विरुद्ध, या ये दोनों चीजें इकट्ठी प्रूव कर दे, या फिर वो एक चीज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ दैट वो अकेला प्रूव कर दे, ठीक है। तो ये इंग्लिश लॉ का रीजन है, ये इंग्लिश लॉ जो होता है, सॉरी इंग्लिश लॉ कह रहा, जो इंग्लिश का रूल है ये, जैसे दो और दो जो मिल जाते हैं, जैसे ये ओ डैट ही इज डूइंग व्हाट इज ईदर रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू लॉ, तो और मिलके एंड बन जाता है। तो जो ये वाला और है ना, इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, और डेट ही इज डूइंग व्हाट इज ईदर रॉन्ग, इस और की जगह एंड कॉन्ट्रेरी टू लॉ, तो या तो ये दो प्रूव कर दे या ये एक प्रूव कर दे, इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट ये प्रूव कर दे, या फिर वे दोनों वाले प्रूव कर दे। तो और इंग्लिश का रूल है, ब्रिटिश इंग्लिश का रूल है, ग्रामर का रूल है, और बनकर एंड बन जाता है, AND बन जाता है। या तो आपको जहाँ भी एंड आ जाए वहाँ प्लस लगा लेना, आपको डिफेंस के वकील को जिसका क्लाइंट फंसा हुआ है, जिसने कोई केस किया और अनसाउंडनेस का डिफेंस ले रहा है, तो या तो डिफेंस का वकील क्या प्रूव करेगा, या तो एक चीज प्रूव करेगा, क्या, इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ दैट, मेरा क्लाइंट असक्षम था, उसको किस श्रेणी का ये एक्ट करा, कार्य करा वो नहीं पता था, ये प्रूव कर देगा, साबित कर देगा वो अनसाउंड माइंड के व्यक्ति का वकील। या फिर दूसरी चीजें क्या साबित करेगा, ओ डैड ही इज डूइंग व्हाट इज ईदर रॉन्ग, साबित करेगा कि या तो जो मेरा क्लाइंट कर रहा था वो तो या तो इसको पता नहीं था कि गलत है,
और कॉन्ट्री टू लॉ या इसी के साथ क्या साबित कर देगा कि कानून के विरुद्ध है, तो उसको डिफेंस मिल जाएगा, उसका कोई भी एक्ट अपराध नहीं बनेगा, चाहे तो वो मर्डर कर दे, चाहे तो वो किसी आदमी की हत्या कर दे। ठीक है, तो अब इसमें हम केस लॉस देखते हैं। देखिए, तो सेक्शन 22 में हमारी अनसाउंडनेस दी गई है, पहले सेक्शन 84 में दी गई थी, ठीक है, आईपीसी की। अब हमारी सेक्शन 22 भारतीय न्याय संहिता में दी गई। अब देखिए केस लॉ हम पढ़ते हैं सेक्शन 22 भारतीय न्याय संहिता का। देखिए, प्ली ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड प्रॉपर स्टेज 4। अब प्ली लिया किसी व्यक्ति ने अनसाउंडनेस फॉर माइंड की, अब कौन सी स्टेज पर प्ली ले जानी ओके लगती है। अब देखिए, प्लीज ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड अंडर सेक्शन 84 आईपीसी और मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस लाइक जुवेनालिटी ऑफ एज ऑर्डिनरली ought टू बी रेज ड्यूरिंग ट्रायल इटसेल्फ। तो कह रहा है भाई प्ली अगर लेनी है आपको, अपने केस में फिट बैठाने है, कौन सा अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का प्ली लेनी है आपको सेक्शन 22 भारतीय न्याय संहिता की, जो पहले सेक्शन 84 आईपीसी में था, तो आपको ट्रायल स्टेज पर ही लेनी पड़ेगी। आपको ना तो इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे ना इंक्वायरी स्टेज पे, ओनली ट्रायल स्टेज पे लेनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए, बिलेटेड क्लेम्स नॉट ओनली प्रिवेंट proper production and appreciation of evidences but they also undermine genuineness of the defense case। तो अगर इस क्लेम को, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के क्लेम को ट्रायल स्टेज के बाद अगर आप लेते हो, जब ट्रायल कंक्लूड हो जाती है, जब कन्विक्शन की बारी आ जाती है, तो आप लेते हो, तो किसी फायदे की नहीं है, क्योंकि ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है प्रॉपर प्रोडक्शन को, कि भाई प्रॉपर प्रोडक्शन को, और क्या एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, तो भाई सबूतों को, गवाहों को, जो उन्होंने एग्जामिनेशन हुई है गवाही की, उनकी गवाही को अच्छे से अप्रिशिएट नहीं कर पाता जज। तो कह रहा है ये ट्रायल स्टेज पे लेना ही ओके रहता है, और अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे डिफेंस काउंसिल इसका डिफेंस ले सकता है। बट दे ऑल्सो अंडरमाइन जेन्युइननेस ऑफ द डिफेंस केस। अगर भाई आपने ट्रायल केस पे नहीं ली हो, बाद में आपको कन्विक्शन हो जाती है और आप अपील स्टेज पे लेते हो कि डिफेंस अपील स्टेज पे ले रहा है कि भाई मेरा क्लाइंट तो एक्ट किया है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का था, तो क्या अपीलेट कोर्ट क्या सोचेगा भाई, सीधा सीधा अंडरमाइन कर देगा वो कि डिफेंस के केस में जेन्युइननेस नहीं है, अंडरमाइन कर देगा, मतलब उसको अब झूठा सा समझने लग जाएगा अपीलेट कोर्ट। ठीक है, तो ये कौन से केस में हेल्ड हुआ था, मोहम्मद अनवर वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली 2020 सुप्रीम कोर्ट, मोहम्मद अनवर वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली 2020 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, इसमें हेल्ड हुआ था। अब अगला केस लो पढ़ते हैं, जो कि बताता है डिफेंस ऑफ इनसैनिटी व्हेन अवेलेबल। अब कब इनसैनिटी का डिफेंस अवेलेबल होगा, ठीक है। अब देखिए, प्रिंसिपल्स क्लैरिफाइड रिगार्डिंग मैटर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ डिफेंस ऑफ इनसैनिटी और मेंटल इनकैपेसिटी। इस केस में जो प्रिंसिपल्स हैं, क्या सिद्धांत लगाए जाएंगे किसके, जो वही डिफेंसेस अवेलेबल हैं इनसैनिटी का डिफरेंस करने में और मेंटल का इनकैपेसिटी का डिफरेंस क्रिएट करने में, तो वो कौन से केस लो में हेल्ड किए गए थे, प्रेम सिंह वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली, प्रेम सिंह वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली 2023 सुप्रीम कोर्ट, प्रेम सिंह वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली 2023 सुप्रीम कोर्ट। इस वाले केस लो में मेंटल इनकैपेसिटी और सिंपल इंसैनिटी को बिल्कुल डिफरेंशिएट कर दिया गया था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट केस लो, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के ऊपर ये प्रॉपर केस लो। अब देखिए, फॉर इम्पेयरमेंट ऑफ कोग्निटिव फैकल्टीज ऑफ माइंड रेंडरिंग अक्यूज्ड इनकैपेबल ऑफ नोइंग नेचर ऑफ द एक्ट कमिटेड, लीगल इंसैनिटी नॉट मेडिकल इंसैनिटी नीड टू बी प्रूव्ड। तो भाई मेनली हाँ, ये मैं चीज बताना भूल गया, अगर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का एक अक्यूज के वकील को अक्यूज के लिए, उसके क्लाइंट के लिए डिफेंस लेना है, तो उसको सॉरी तो उसको अक्यूज के वकील को अगर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का डिफेंस लेना है अपने क्लाइंट के लिए, तो वो कौन सी सैनिटी प्रूव करेगा, वो कौन सी इंसैनिटी प्रूव करेगा, वो लीगल इंसैनिटी प्रूव करेगा, ना कि मेडिकल इंसैनिटी वो प्रूव नहीं करेगा, वो लीगल इंसैनिटी प्रूव करेगा। अब लीगल इंसैनिटी क्या होती है, जो भाई कानून की नजरों में जो इंसैनिटी है, ना कि मेडिकल इंसैनिटी। क्योंकि भाई मेडिकल इंसैनिटी को अगर हमने जोर तवज्जो ज्यादा दे दी, तो भाई झूठे कागजात बहुत रेडी हो जाते हैं आजकल इंडिया में, 10-10 हज़ार रुपए में डॉक्टर रेडी कर देते हैं झूठे इंसैनिटी के कागज, तो बहुत सारे एस्केप रूट बन जाएगा क्रिमिनल्स के लिए कि क्राइम करेंगे और इंसैनिटी का डिफेंस ले लेंगे, किसी भी डॉक्टर से 10,000 का सर्टिफिकेट बनाएंगे और कोर्ट में थमा देंगे। नहीं, तो उसके लिए लीगल इंसैनिटी, अक्यूज के वकील को अक्यूज के अपने क्लाइंट के लिए अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का अगर बेनिफिट लेना, तो लीगल इंसैनिटी प्रूव करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं, नीड्स टू बी प्रूव्ड, टेस्ट ऑफ प्रूडेंट मैन टू बी अप्लाइड। अब एक नॉर्मल व्यक्ति उन हालातों में कैसे डील करता, प्रूडेंट मैन मतलब ऑर्डिनरी मैन जो बिल्कुल सोफी में है, वो प्रूडेंट मैन उन हालातों में जिनसे अनसाउंड वाला व्यक्ति गुजरा है और उसने एक्ट किया, वो कैसे डील करता, तो उसका भी टेस्ट लगेगा। ठीक है, कंडक्ट ऑफ अक्यूज शॉर्टली बिफोर एट द टाइम ऑफ एंड इमीडिएटली आफ्टर कमीशन ऑफ क्राइम हेल्ड आर रेलिवेंट। और जो व्यवहार है मतलब अक्यूज का, अगर कोई पागल व्यक्ति कोई क्राइम कर देता है, कोई ऑफेंस करता है, कोई अपराध कर देता है, तो भाई
वो क्राइम करने भी उछलता कूदता हंसता हुआ गाता हुआ आएगा, कुछ पागलों वाली एक्टिंग करेगा। जिस टाइम क्राइम कर रहा होगा उसने ऑफेंस कर दिया, अपराध कर दिया, मतलब मान के चलिए किसी विक्टिम का उसने ईट से सर फोड़ दिया, और क्या कर रहा है, ईंटों से उसने सर तो फोड़ दिया, ईंट को फेंक के ईंट को चाट रहा है, उसके खून को ईंटों पे से चाट रहा है, तो सीधा सीधा क्या लगता है भाई, ये इनसेन है, ये इनसेन लग रहा है, ठीक है। तो ये व्यवहार, ये कंडक्ट भी देखा जाएगा। और जैसे अब क्या हुआ, मारने के बाद, ईंट को चाटने के बाद वो जोर जोर से उसी जगह पे बैठ के विक्टिम के साइड में उसको देख के रोने लग रहा है, हाय तू मर गया, हाय तू मर गया। तो ये क्या है, अब ये वाला व्यवहार भी देखा जाएगा, फिर ही उसको डिफेंस मिलेगा, फिर उसको सीधा सीधा मेंटल असाइलम में भेज दिया जाएगा, उसको घर नहीं भेजा जाएगा, उसको बरी तो कर दिया जाएगा, उसने कोई अपराध तो नहीं किया, पर उसको मेंटल असाइलम में जरूर भेजा जाएगा, ठीक है। तो हमारे सीआरपीसी के अंदर पहले तो सेक्शन 333 सीआरपीसी में मेंटल असाइलम भेज देते हैं। एक बार मैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में देख लेता हूँ कौन सा सेक्शन के अंतर्गत भेजेंगे। एक सेकंड रुकिए आप, एक सेकंड रुकिए। हाँ, 372 में भेज देंगे। 372 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में उसको मेंटल असाइलम में भेज देंगे। 372 इसमें मैंने जो पहले कहा है कि लिख लिया करो, जो मैं बताता हूँ। 372 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भेजेंगे, ठीक है। तो कहाँ भेजेंगे, सेक्शन 372 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में उसको भेज देंगे मेंटल असाइलम में अक्यूज को, ठीक है। तो यह हुआ। और इसमें एक ऊपर टर्म आई थी, तो ये कौन से केस लो में हल किया गया था कि ये सारी चीजें उसको देखनी पड़ेगी, लीगल इंसैनिटी प्रूव करनी पड़ेगी अक्यूज के वकील को। प्रकाश नई वर्सेस स्टेट ऑफ गोवा 2023 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। प्रकाश नई NAYI वर्सेस स्टेट ऑफ गोवा 2023 सुप्रीम कोर्ट, इस केस में यह हुआ था, ये हेल्ड हुआ था कि ये चीज देखनी पड़ेगी। अब हमारे जो ये वाली जजमेंट थी, इसी वाली जजमेंट में प्रकाश नई वर्सेस स्टेट ऑफ गोवा 2023 सुप्रीम कोर्ट, इसमें एक कोग्निटिव फैकल्टीज का वर्ड आया था। कोग्निटिव फैसिलिटीज क्या होती है भाई, कोग्निटिव फैसिलिटीज वो होती है जो एक प्रूडेंट मैन अपने विचार विमर्श, अपनी विचारधारा रखता है। और कोग्निटिव फैसिलिटीज मतलब उसको पता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, तो वो होता है कोग्निटिव फैसिलिटीज, ठीक है। तो ये कोग्निटिव फैसिलिटीज भी इसका सेक्शन 22 भारतीय न्याय संहिता में इंपॉर्टेंट वर्ड है, मेंस में लिखने का। कोग्निटिव फैसिलिटीज के से उसको क्या है, इंपेयरमेंट ऑफ कोग्निटिव फैसिलिटीज। एक व्यक्ति जिसने अपराध किया है तो, और वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का डिफेंस ले रहा, तो उसको ये भी साबित करना पड़ेगा कि लीगल इंसैनिटी तो है, और जो मेरी कोग्निटिव फैकल्टीज है, मतलब जो एक आम व्यक्ति प्रूडेंट मैन के पास होती है, मेरे पास वो अवेलेबल नहीं थी। मैं अपनी कोग्निटिव फैकल्टीज को लूज कर चुका था, ठीक है। वो मेरे से बहुत कोसों दूर जा चुकी थी, तो मैंने ये अपराध किया। और मैंने ये अपराध क्यों किया, या तो मैं इनकैपेबल था अंडरस्टैंड करने के लिए, नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, या फिर मैं कॉन्ट्रेरी टू लॉ कुछ कार्य कर रहा था, या फिर क्या कर रहा था, या फिर दैट ही इज डूइंग व्हाट इज इधर रॉन्ग, या तो जो मैं कर रहा हूँ वो इधर गलत है, उसको ये पता होता है, तो कोग्निटिव फैसिलिटीज उसके पास है। अगर ये नहीं पता तो कोग्निटिव फैकल्टीज उसके पास नहीं है, ठीक है। ये हमें सेक्शन 22 भारतीय न्याय संहिता में ये देखने को मिलता है कि पागल दिमाग का व्यक्ति कोई कांड कर देता है तो उसको छूट मिल जाती है, अगर ये चीजें वो साबित कर देगा तो। अब इसमें मैंने तीनों लैंडमार्क जजमेंट पढ़ाई है, तीनों नई की नई जजमेंट है। कौन कौन सी, मोहम्मद अनवर वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली। फिर दूसरी पढ़ाई मैंने प्रेम सिंह वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली, जो कि 2023 सुप्रीम कोर्ट की थी। अब हमने तीसरी पढ़ाई प्रकाश नई वर्सेस स्टेट ऑफ गोवा 2023 सुप्रीम कोर्ट की। तीनों जजमेंट मैंने लैंडमार्क जजमेंट जो नई आई है वो पढ़ाई है। ये मेंस में लिखोगे तो भर भर के एग्जामिनर आपको नंबर देंगे, क्योंकि बच्चे ने नई जजमेंट लिखी है, ठीक है। मैं तो 100% मेंस में खुदा ना खास्ता मेरा होता है राजस्थान में या कहीं, मैं इसको लिखने वाला हूँ, ठीक है। अब देखिए हम पढ़ेंगे सेक्शन 23 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट, एक्ट किया है एक व्यक्ति ने जो अक्षम है निर्णय लेने के लिए, बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन, और सिर्फ किस कारणवश, क्योंकि उसने नशा किया हुआ है, वो इंटॉक्सिकेशन स्टेज में है। कोज अगेंस्ट हिज विल, और उसने नशा कैसे किया हुआ है, उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी ने उसको नशा करवाया है, उसकी कोई इच्छा नहीं थी वो नशा करने में, उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी ने नशा करवाया, ठीक है। तो फिर वो कोई कांड कर देता है तो उसको प्रोटेक्शन मिलेगी, उसका कांड, उसका वो एक्ट कोई भी ऑफेंस नहीं बनेगा, ठीक है। तो यह था हमारा सेक्शन 23 भारतीय न्याय संहिता का इंडेक्स। हम बॉडी पढ़ेंगे, देखिए। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय पर्सन हु, कुछ भी अपराध नहीं है जो कि एक व्यक्ति द्वारा होता है, जो कि एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, जिस समय वो अपराध हो रहा है, वो एक्ट वो व्यक्ति कर रहा है, इज बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन, वो किस कारणवश, नशे के कारणवश क्या है, इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तरह का कार्य कर रहा हूँ, किस श्रेणी का कार्य कर रहा हूँ,
और डैट ही इज डूइंग व्हाट इज इधर रॉन्ग, या फिर जो मैं कर रहा हूँ वो या तो इधर रॉन्ग है या तो गलत है, और कॉन्ट्रेरी टू, या फिर वो क्या है साथ में साथ वो कानून के विरुद्ध है, ठीक है। या तो वो एक चीज साबित करते, कौन सी एक चीज, इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, उसका अक्यूज का वकील ये साबित कर देगा तो वो इंटॉक्सिकेशन वाला व्यक्ति बच जाएगा, या फिर दो चीजें ये इकट्ठी साबित करनी पड़ेगी, दैट ही इज डूइंग व्हाट इज इधर रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू लॉ, ये दो चीजें साबित करनी पड़ेगी एक साथ, तब इंटॉक्सिकेशन वाले व्यक्ति उसको अक्यूज को डिफेंस मिलेगा। और देखिए आगे, प्रोवाइड दैट, अब बताया गया है प्रोवाइडेड द थिंग विच इंटॉक्सिकेटेड हिम, प्रोवाइड दैट बताया गया है कि जिस वस्तु से, जिस चीज से उस व्यक्ति को नशा हुआ है, जिसने कुछ अपराध किया, कुछ कांड किया है, was administered to him without his knowledge or against his will, तो उसको वह नशेली पदार्थ उसको कैसे दी गई है उस व्यक्ति को जिसने कुछ एक्ट किया है, कुछ अपराध किया है, उसकी नॉलेज के बगैर, उसको पता नहीं था कि मैं क्या पी रहा हूँ, इसके अंदर कुछ मिला, उसको नॉलेज नहीं थी कि इसमें नशे की चीज मिली हुई है, और अगेंस्ट हिज विल, या फिर उसको पता तो था इसमें मिली हुई है पर जबरदस्ती उसके मुंह में ठूस दी गई, जबरदस्ती उसको जूस पिला दिया गया, जबरदस्ती उसको दारू पिला दी गई, जिसको अगेंस्ट हिज विल, उस व्यक्ति की जो अब आगे जाके कांड करेगा, एक्ट करेगा, उसको बिल्कुल भी नहीं पता था कि अगर मेरी कोई इच्छा नहीं है और मेरे को दारू पिलाते हो और मैं कुछ ऑफेंस कर देता हूँ तो मेरा वो ऑफेंस नहीं है। जिस व्यक्ति ने अब दारू पिलाई अब उसके ऊपर सारी लाइबिलिटी बन जाएगी, ठीक है। तो यह हुआ अब सेक्शन 23 की बॉडी हमारी पूरी, जो कि बताती है इंटॉक्सिकेशन का डिफेंस। अब ये बताया गया इसमें लास्ट वाले सेक्शन 23 के लेटर पार्ट में, ये द थिंग विच इंटॉक्सिकेटेड हिम was administered to him without his knowledge or against his will। अब द थिंग ये बोली गई है ना, वो सब्जेक्टिव वर्ड है। अब द थिंग भाई दारू भी हो सकती है, हैश भी हो सकती है, वीड भी हो सकती है, ठीक है, LSD भी हो सकती है, कोकेन भी हो सकती है, मतलब एनी टाइप ऑफ नशा हो सकता है। नशे की जितनी भी पदार्थ है ना वो भी हो सकती है। कोई भी एक नशे से कोई भी एक नशा करवाया और उस व्यक्ति को करवाया जो उसकी नॉलेज में नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ, भाई चोरी छुपे करवा दिया, मिला दिया दारू दूरू में, बियर बुअर में, ठीक है। या फिर उसको पता था कि भाई ये करवा रहे हैं लेकिन उसकी इच्छा नहीं थी, उसको पता था ये दारू है और ये मेरे को कह रहे हैं पी पी पी, और मेरी विल के बिना मेरे मुंह में ठूस दी पूरी बोतल की बोतल, तो अब मेरे को नशे हो गए और मैं कोई अपराध करूंगा तो मेरे को सजा नहीं मिलेगी, उनको मिलेगी जिसने मेरे को दारू पिलाई है, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल आपको लेके देखता हूँ, देखिए आप अगर समझ पाए तो जो मैंने समझाया है इंटॉक्सिकेशन का डिफेंस। भाई एक व्यक्ति है ए जो कि बहुत ही हैवी ड्रिंकर है, बिल्कुल चकदे फट्टे बहुत बढ़िया दारू पीता है, वो डेली उसकी 2 बोतल है। अब एक व्यक्ति है बी जो कि 25-26 साल का हो गया पर आज तक दारू को हाथ नहीं लगाया, ठीक है। तो अब वो क्या कहता है, ए कहता है बी को अपने घर बुला लेता है उसके लिए खाने होने के लिए और जनरल टॉक्स के लिए रात को बुला लेता है, ठीक है, शाम को बुला लेता है। भाई जैसे जैसे शाम होती है तो ए के कीड़े जग जाते हैं दारू पीने के लिए, तो भाई ए बोतल खोल लेता है, तो कहता है छत पे बैठे होते रूफ टॉप पे, ए कहता है भाई मैं तो पीऊंगा, अब क्या तू पिएगा? वो कहता है नहीं यार मैं नहीं पीऊंगा। वो कहता है भाई आज तूने मना कर दिया, आज तू मेरे घर पे आया, मैं इसी छत पे से कूद के रूफ टॉप पे से अपनी जान दे दूंगा। अब क्या हुआ भाई, बी की इच्छा नहीं थी पीने की, अब वो ऐसा उसके प्रेशर बनाना कि मैं कूद कर जान दे दूंगा। भाई बी ने बोला चल भाई ठीक है तू भाई जान देगा, तेरी जान जाएगी, इससे अच्छा तो मैं भाई एक पी लेता हूँ, एक घुट्टी मार ही लेता हूँ। तो भाई ए ने उसके लिए मोटा सा पैक बना दिया बी के लिए, बी ने पी लिया। शुरू में तो बी को यार अच्छी नहीं है, पर बी ने पी लिया, ठीक है। अब ए ने कहा एक तो तूने पी लिया, अब तू दूसरा पिएगा, तो यहाँ सब्जेक्टिव स्टेज चालू होती है। क्या अब बी को उस एक पैक से नशा हो गया था? अगर हाँ उस एक पैक से उसको नशा हो गया था, अगर वो दूसरा पैक खुद बोलता है कि हाँ दे दे मेरे को, दे दे मैं पीऊंगा, मैं बहुत बड़ा बेवड़ा हूं, तो अब बी तो यही देखा जाएगा कि बी को उस पहले पैक से नशा हो गया था। अगर फिर उसने कुछ कांड कर दिया तो यही देखा जाएगा कि दूसरा पैक अगर वो वॉलंटरली स्वयं इच्छा से भी ए को बोल रहा है कि बना दे कोई दिक्कत नहीं है, और वो पी लेता है, फिर ये नहीं कह सकते कि बी को डिफेंस नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली फिर भी उसको डिफेंस मिलेगा, क्योंकि ये देखा जाता है कि भाई जो चीज उसको पहले नशा करवाया गया क्या वो इतनी सफिशिएंट थी कि उसको पहले ही पैक में नशा हो गया था, फिर वो चाहे दूसरा पैक खुद पिए, खुद की मर्जी से मंगवाए, तीसरा पैक खुद पिए, चौथा पैक खुद पिए, अब वो बहुत नशे में हो चुका है। ए अब उसको छोड़ के जा चुका अपने घर पे सोने नीचे, अब रूफ टॉप पर बी अकेला पी रहा है, 4 पैक उसने पी चुके, अब वो अपनी गाड़ी उठाकर घर जाता है और बी ऐसे में रास्ते में फिर एक महिला को अपनी गाड़ी से हिट कर देता है और वो भाग जाता है। तो अब क्या होता है इस केस में, तो बताइए अब क्या होगा इस केस में? क्या बी को यहाँ डिफेंस मिलेगा? वो डिफेंस करता सर मेरे को 23 भारतीय न्याय संहिता का डिफेंस दो, क्योंकि एक पैक जो मेरे को ए ने बी बोलता है कोर्ट में, एक पैक जो मेरे को ए ने पिला दिया था, मेरे को उसी से ही नशा हो गया था, मैं तो उसी में टुल हो गया था। अब जो दूसरा पैक, तीसरा पैक, चौथा पैक जो मैंने खुद अपनी इच्छा से मंगवाया वो मैं नहीं मंगवा रहा था, वो जो इसने मेरे को दारू पिलाई वो मंगवा रही थी, मैं अपनी कोग्निटिव फैकल्टी से बिल्कुल हाथ धो बैठा था। तो इसलिए यही चीज देखी जाती है इस वाले केस में,
इंटॉक्सिकेशन वाले केस में, क्या वो चीज जिससे उसको नशा हुआ है वो उसको एडमिनिस्ट्रेड, उसको दी गई है कैसे, उसको दी गई है कैसे, उसकी नॉलेज के बगैर दी गई है, या फिर वो उसके अगेंस्ट हिज विल, उसकी इच्छा के विरुद्ध दी गई है। तो ये दो चीजें देखी जाती है। और जो मैंने अभी बताया कि उसको क्या एक ही पैक में नशा हो गया था, तो यह बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है कि दूसरा तीसरा चौथा पैक उसने खुद पिया हो, खुद अपनी इच्छा से मंगवाया हो और फिर उसने कोई कांड किया हो, तो वो बच जाएगा, उसको कोई भी ऑफेंस की सजा नहीं मिलेगी। तो आजकल ये बहुत ही कॉमन हो गया है। क्या कॉमन हो गया है कि ये जो अपराधी लोग हैं, जो बदमाश लोग हैं, जो गैंगस्टर लोग हैं, ये दारू पी के क्राइम करते हैं। ये टुल होके बिल्कुल फुल दारू के नशे में क्राइम करते हैं, क्योंकि इनको शाने शाने वकील बता देते हैं तुम शराब पी के क्राइम करना, तुम शराब पी के क्राइम करना, हम तुम्हें बचा लेंगे, इंटॉक्सिकेशन का डिफेंस मिल जाएगा, तुम गोलियां चलाओगे ना, हम तुम्हें बचा लेंगे। अरे भैया ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ये जो शाने शाने जो एडवोकेट्स होते हैं, जो अपने पाले हुए गुंडों को क्राइम करवा देते हैं, ऑफेंस करवाते हैं, मर्डर वर्डर गोलियां वोलियां चलवा देते हैं, तलवार वलवार मरवा देते हैं, तो ये सीधा सीधा पॉसिबल नहीं है। तो अपराधी जो राय लेते हैं वकीलों से कि क्या करना चाहिए, और वकील उनको बताते हैं कि भाई दारू पी के तुम जो तुमको करना है वो कर दो, हम तुम्हें बचा लेंगे, हम तुम्हें सेक्शन 85 आईपीसी का डिफेंस दिला देते थे पहले, और दो की नहीं मिलता था, इम्पॉसिबल है। और या तो हम तुम्हें अब फिलहाल में जो बताएंगे तो सेक्शन 23 भारतीय न्याय संहिता का डिफेंस दिला देंगे, ऐसा बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। तो कोई भी ऐसी बात में आकर कोई भी ऑफेंस नहीं करना दारू पी का, ठीक है। तो ये भी देखा जाता है, क्या ये भी देखा जाता है, चाहे मान के चलिए बी, जो ए हैवी ड्रिंकर था, बी उसका फ्रेंड था, वो चलो मान के चलो वो ओकेजनली पीता भी है बी, ठीक है, पर उस दिन उसका मूड नहीं है पीने का, उस दिन उसका मूड नहीं है पीने का। और ओकेजनली देखा जाता है पहले बी भाई कम से कम 4 पैक में सेट होता था, उसकी आदत थी भाई 4 पैक जब तक उसके अंदर नहीं जाते, जब तक वो उसके दिमाग में घोड़े नशे वाले नहीं दौड़ते थे। तो यहाँ देखा जाएगा यह भी कि बी ने अब ए ने तो उसको एक ही पैक पिलाया, तो यहाँ ये भी देखा जाएगा अब एक पैक पीने के बाद बी कोई क्राइम कर देता है, ऑफेंस कर देता है, अपराध कर देता है, मर्डर कर देता है, तो अब वो आके ये नहीं कह सकता कि 23 का मेरे को डिफेंस दो, 23 भारतीय न्याय संहिता का मेरे को जज साहब डिफेंस दो, क्योंकि मेरे को तो एक पैक से नशे हो गए थे। अरे नहीं, तू पहले से ही भाई थोड़ा बहुत पीता था, ओकेजनली पीता था, पर तेरे को 4 पैक में नशे होते थे, और प्रोसिक्यूशन प्रूव करके रख देगा ये, ठीक है, डॉक्टर की मदद से, डॉक्टर की टेस्टिमनी लगेगी इसमें, तो क्या होगा, तो उसको डिफेंस नहीं मिलेगा। उसको अगर 5, 6, 7 जितने और से ज्यादा उसको नशा होता, तो अगर वो करता ना, तो उसको डिफेंस मिलता, ठीक है। ये मैं बताना चाह रहा था सेक्शन 23। अब ये हमारा इंटॉक्सिकेशन पूरा हुआ। पिए हुए व्यक्ति ने, नशा हुआ किया व्यक्ति ने अगर अपराध किया और उसके एडमिनिस्टर उसको वो नशा उसकी नॉलेज के बगैर किया गया था, या फिर उसकी इच्छा के विरुद्ध किया गया था, तो वो बच जाएगा, उसको कोई भी सजा नहीं मिलेगी, ठीक है। अब इसका केस लो पढ़ते हैं हम, देखिए इंटॉक्सिकेशन। अब ये बस ये मत समझना कि दारू बियर से इंटॉक्सिकेशन नशा होता है, नहीं भाई, जो मैंने बताया ना, ये और भी जो अदर इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंस होती है, ये वीड, हैश, कोकेन, इनसे भी नशा हो सकता है। इनसे भी कोई अगर नशा किसी को करवा देता है ना और वो अपराध कर देता है, तो इनसे बच सकता है। ये मत सोचो इसमें ड्रिंक, इसमें लीकर कहीं भी नहीं लिखा हो, इसमें लिखा हुआ है कोई भी सब्सटेंस हो, एनीथिंग, ठीक है। अब देखिए द थिंग लिखा हुआ, अब देखिए इंटॉक्सिकेशन का केस लो पढ़ते हैं अब। वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन इज नॉट अ प्ली रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सेप्शन टू क्रिमिनल लाइबिलिटी। एक व्यक्ति ने वॉलंटरली, स्वयं इच्छा से इंटॉक्सिकेशन किए, नशे में आया है, तो वो कोई प्ली नहीं है, फिर अपेक्षा मत करना कोर्ट से कि आपको डिफेंस दे दिया जाएगा सेक्शन 23 भारतीय न्याय संहिता का और सेक्शन 85 इंडियन पिनल कोड का, बिल्कुल भी डिफेंस नहीं मिलेगा। अगर आपने वॉलंटरली, स्वयं इच्छा से नशा किया है, तो वो कोई प्ली नहीं बनेगी। अब नशा कैसा होना चाहिए, इनवॉलेंटरी होना चाहिए, आपकी कोई इच्छा नहीं थी, फिर भी आपको कोई आपकी नॉलेज के बगैर नशा करवा रहा है, और अगर आपको नॉलेज भी है कि ये नशेली चीज है, पर आपके विल के अगेंस्ट आपके मुंह के अंदर सीधा डाल रहा है चीजों को, या फिर कुछ ऐसा प्रेशर, ऐसा सोसाइटल कोई ऐसा कॉन्सिक्वेंस क्रिएट करा, जैसे अभी हमने एग्जांपल किया कि ए बी को बोलता है कि दारू नहीं पिएगा तो मैं अभी छत से कूद के सुसाइड कर लूंगा। अब बी ने बोला भाई तेरी जान जाने से अच्छा है तो मेरे मुंह में ये शराब चली जाए, तो अब क्या होगा, ये अगेंस्ट हिज विल ही मानी जाएगी, ठीक है। तो यह हुआ हमारा सेक्शन 23, और इसका केस लो का नाम है चेतराम वर्सेस स्टेट, चेतराम वर्सेस स्टेट 1971 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, चेतराम वर्सेस स्टेट 1971 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब हम एक और केस लो पढ़ते हैं, इसमें देखिए एप्लीकेबिलिटी ऑफ एक्सेप्शन। अभी एक्सेप्शन एक्यूरेटली कहां एप्लीकेबल होगी वो बता रखा है, ये केस लो देखिए। डिफेंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन ड्रंकननेस कैन बी अवेल्ड of only when intoxication produces such a condition as accused loses the requisite intention for the offense and onus of proof about reason of intoxication due to which accused had become incapable of having particular knowledge in forming particular intention is on the accused. Evidence of drunkenness which renders accused incapable of forming the
specific intent essentially to constitute the crime should be taken into account with the other facts proved in order to determine whether or not he had the intention. Merely establishing that his mind was affected by drink so that he more readily gave away to some violent passion does not rebut the presumption that man intends the natural consequences of his acts. अब ये लैंडमार्क जजमेंट का नाम है सूरज जगन्नाथ जाधव वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2020 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। सूरज जगन्नाथ जाधव वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2020 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, यह बताया गया। ठीक है, तो इसमें सीधी सीधी बात यही कही गई है कि जो डिफेंस है इंटॉक्सिकेशन का, ड्रंकननेस का, पिए हुए का, वो अवेल तभी किया जा सकता है जब इंटॉक्सिकेशन प्रोड्यूस करे कुछ ऐसी कंडीशन, कुछ ऐसी शर्त जो अक्यूज बिल्कुल ही लूज कर चुका है अपने रेक्विजिट इंटेंशन को। मतलब मान के चलिए ए जो हैवी ड्रिंकर था वो बी को पिला रहा है, अब बी क्या घर से सोच के आया था कि मैं अपराध करूंगा। बी ने जब उसको गिलास दे रहा है, क्या जैसे उसने गिलास हाथ में लिया, भाई ए ने उसको प्रेशर बना के दे दिया, जैसे उसने हाथ में लिया बी ने वो गिलास, और उसने तब सोचा था कि भाई मेरे को इससे नशे हो जाएंगे और मैं कुछ किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति पर अपराध करूंगा या मैं वे वाला अपराध करने वाला हूं। भाई इंटेंशन, मलिन मस्तिष्क इंटेंशन तो मिसिंग थी ना, तो क्या है, सजा नहीं हो सकती भाई। जब तक इंटेंशन गायब है ना, इंटॉक्सिकेशन है और इंटेंशन गायब है, सजा नहीं हो सकती। अगर यह हुआ कि भाई इंटॉक्सिकेशन की हुई थी, नशा करवाया गया था और इंटॉक्सिकेशन के समय कुछ ऐसी भावना आ गई थी कि भाई अब क्राइम करूंगा मैं। नॉर्मली तो रहता है बिल्कुल चूजा, और दिन तो बिल्कुल बन के रहता है एक चूजा, एक चींटी भी नहीं मारता, पर जैसे ही दोस्त ने बोला भाई दारू पी ले नहीं तो मैं कूद के मर जाऊंगा, वैसे ही बोला भाई ठीक है तेरे कूद के मरे से पहले तो मैं पी लेता हूं। पर दारू का एक पैक अंदर गया, बन गया शेर, बन गया गैंगस्टर। अब क्या हुआ, इनडिफरेंट एटीट्यूड, जैसे ही दारू का एक गिलास पूरा पिया, अरे मैं तो पूरा बड़ा बदमाश हूं, अब गोलियां मारूंगा, देख तू गोलियां निकाल के ला, बंदूक निकाल के ला, अब मैं सबको मारूंगा। अगर तुझने ये मानसिकता पाल ली है ना, तो अब क्या होगा, सजा होगी 100%। पर यह देखा जाएगा कि वो इंटेंशन उसमें क्या नशा होने के बाद आया है। भाई ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए, चाहे दारू पीते हो, फन के लिए पीते हो, मजे के लिए पीते हो, दारू पीने के बाद भी ऑफेंस करने की सोच तो किसी को रखनी नहीं चाहिए ना। कोई शराब पीता है भाई अपनी टेंशन लूज करने के लिए पीता है, कोई शराब इसलिए थोड़ी पीता है भाई शराब पी रहा हूँ आज तो मैं सबको उड़ाऊंगा बंदूकों से, ऐसे तो नहीं होता है ना। अब सभी अगर भाई जो डेली भाई बहुत सारे जो हैं व्यक्ति जो डेली 2-2 पैक लेते हैं, दो इंटॉक्सिकेशन करते हैं डेली, अगर वो अपराध करने लग जाए तो सारा पूरा का जेल भर जाए, पूरा का पूरा जेल हर राज्यों का जो हरियाणा इसमें इंडिया में सारे भर जाएं। तो ऐसा नहीं होता है, यह सोच नहीं रखनी चाहिए। चाहे आप दारू पी रहे हो, चाहे आप वीड पी रहे हो, चाहे आप हैश पी रहे हो, चाहे आप बियर पी रहे हो, यह चीज इंटॉक्सिकेशन वाली करने के बाद भी यह सोच नहीं रखनी चाहिए कि मेरे को अब अपराध करना है। अगर ऐसी सोच आई कि हाँ वैसे तो चूजा रहता है, वैसे तो बिल्कुल गुमसुम बच्चा रहता है और दारू पीने के बाद बन जाता है गैंगस्टर नंबर 1, अब क्या होगा, अगर इंटेंशन पाली ना ऑफेंस करने की और कर भी दिया तो अब पनिशमेंट मिलेगी बचुआ। पर मान के चलो बस यह एक टेस्ट लग जाएगा कि क्या वो सब्सटेंस इतनी ओके थी, इतनी सफिशिएंट थी, इतनी मतलब काम किया उसने, बिल्कुल हिट किया, जैसे कि आपको पूरे के पूरे आपकी कॉग्निटिव फैकल्टी से आपका नामो निशान, आपकी सोचने की शक्तियां आपके पास से चलेगी तो आप बच जाओगे। वरना अगर नहीं अगर ये प्रूव कर पाए और अक्यूज के ऊपर ही भाई रहेगा, अक्यूज के ऊपर क्या रहेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ कि भाई मैं पिया हुआ था और मैंने अपनी कॉग्निटिव फैकल्टी का छोड़ दिया था, बिल्कुल मेरी साथ नहीं दे रही थी मेरी कॉग्निटिव फैकल्टी, तो अक्यूज के ऊपर ही बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है। साबित करो कि भाई हम कैसे माने कि तुमने छोड़ दिया था, वही साबित करेगा। बर्डन ऑफ प्रूफ भी अक्यूज के ऊपर रहता है। जो एक्सेप्शन का फायदा उठाता है ना, बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर रहता है। सीधा हमें किसमें देखने को मिलता है, पहले तो भाई इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 105 में देखने को मिलता था। अब हम पढ़ते हैं, अब हमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कौन से सेक्शन में देखने को मिलता है, अब हमें मिलता है 108 में। अब हमें मिलता है 108 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। किस में मिलता है, 108 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। क्या कि भाई जनरल एक्सेप्शन अगर अक्यूज ले रहा है किसी भी जो कि सेक्शन 14 से 44 भारतीय न्याय संहिता में जनरल एक्सेप्शन दी गई है, अगर अक्यूज इनका फायदा उठाना चाहता है, बेनिफिट लेना चाहता है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर ही रहेगा। कौन से सेक्शन में दे रखा है, सेक्शन 108 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दे रखा है। ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा भाई पूरा का पूरा सेक्शन 23 इंटॉक्सिकेशन के बारे में। अब सेक्शन 24 हम पढ़ेंगे जो कि इंटेंशन इंप्यूट कर रहा है, नॉलेज, इंटेंशन इंप्यूट नहीं कर रहा है, नॉलेज जानकारी तो इंप्यूट कर रहा है एक पी हुए व्यक्ति। अब देखिए सेक्शन 24 भारतीय न्याय संहिता का मैं पढ़ने वाला हूं।
अब देखिए, ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज, जो अपराध एक पिया हुआ व्यक्ति करता है वो अपराध एक पर्टिकुलर इंटेंशन और पर्टिकुलर नॉलेज मांगता है। इंटेंशन मतलब हाँ, अगर पिया हुआ नहीं होता तो हाँ ये एक्ट, इस व्यक्ति की हत्या मेरे को करनी ही थी। और नॉलेज, अगर पिया हुआ नहीं होता तो भाई हाँ, अगर जो मैं एक्ट करूंगा उससे इसकी हत्या हो भी सकती है, तो ये नॉलेज मांगता है एक ऑफेंस। कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड, और वो अपराध किसके द्वारा हो जाता है, जो एक व्यक्ति जो कि इंटॉक्सिकेटेड है, नशे में है, ठीक है। मतलब एक अपराध लॉ में तो कहा गया है, लॉ में वो अपराध माना गया है कि भाई लॉ में कानून के जरिए भारतीय न्याय संहिता वो मांगता है कि भाई अगर ये अपराध पर्टिकुलर अपराध होगा ना तो इसमें एक पर्टिकुलर इंटेंशन और नॉलेज चाहिए लोगों को, ठीक है। मतलब मैंसरिया चाहिए, इंटेंशन और नॉलेज चाहिए, ठीक है। पर एक पिया हुआ व्यक्ति इंटॉक्सिकेटेड व्यक्ति जो कि क्या है, उसने कॉग्निटिव फैकल्टी से अपना मस्तिष्क, अपना दिमाग खो बैठा है, अब वो अपराध कर देता जिसमें अब हमारे भारतीय न्याय संहिता को जो रिक्वायरमेंट मांगता है कि भाई इसमें मैंसरिया चाहिए, कि अब इंटॉक्सिकेटेड व्यक्ति के पास, जो हमने सेक्शन 23 में देखा, उसके पास रहता है, उसके पास इंटेंशन और नॉलेज रहती है, बिल्कुल भी नहीं रहती, ठीक है। अगर वो प्रॉपरली इंटॉक्सिकेटेड हो चुका है, और वो इंटॉक्सिकेशन क्या नहीं होनी चाहिए, एडमिनिस्टर्ड विदाउट हिज नॉलेज और अगेंस्ट हिज विल, ऐसी होनी चाहिए। तो अब उस व्यक्ति ने वो अपराध कर दिया जिसमें लेजिस्लेचर, जिसमें हमारा भारतीय न्याय संहिता मांगता है कि भाई ये अपराध तो एक इंटेंशन और नॉलेज के साथ ही हो सकता है। इंटॉक्सिकेटेड व्यक्ति करेगा तो उसको क्या होगा, आप देखिए। इन केसेस वेयर एन एक्ट डन इज नॉट एन ऑफेंस, उन मुकदमों में, उन हालातों में जहां एक एक्ट हुआ है पर वो अपराध नहीं बन रहा है, अनलेस कब बन सकता है, डन विद अ पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंट। भाई कब अपराध बनेगा, एक मुकदमा है वो वैसे तो अपराध नहीं बन पा रहा है, मतलब इंटॉक्सिकेटेड व्यक्ति ने कोई अपराध किया, वैसे तो नहीं बन पा रहा है क्योंकि उसकी इंटेंशन नॉलेज थी नहीं, पर वो बन सकता है। कैसे बन सकता है, डन विद अ पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंट। अगर वो इंटॉक्सिकेटेड व्यक्ति नशे में ना होता, अगर वो फिर वो अपराध करता, वो एक्ट करता, तो वो इंटेंशन और नॉलेज के साथ ही करता। अब देखिए, अ पर्सन हु डज द एक्ट इन अ स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, अब एक व्यक्ति वो वाला एक्ट कर रहा है जिसमें एक पर्टिकुलर इंटेंशन और नॉलेज चाहिए, और वो व्यक्ति जो एक्ट करेगा वो इंटॉक्सिकेशन में, नशे में, तो क्या होगा, शैल बी लाइबल टू बी डेल्ट विद एज इफ ही हैड द सेम नॉलेज। अब उसके ऊपर उसकी नॉलेज, अब जो इंटेंशन तो इंप्यूट नहीं करे पर नॉलेज, हाँ जानकारी इसको थी, वो इसके ऊपर इंप्यूट कर रहा है हमारा लेजिस्लेचर, भारतीय न्याय संहिता, एक पिए हुए व्यक्ति पर जिस ऑफेंस के लिए लेजिस्लेचर मांगता है कि भाई इसमें इंटेंशन और नॉलेज चाहिए पर्टिकुलर, ठीक है। अब एक पिए हुए व्यक्ति ने वो कांड कर दिया, अब लेजिस्लेचर क्या कह रहा है, भाई इंटेंशन तो इसको एक्सक्लूड करो, पर हाँ इसमें नॉलेज इंप्यूट करो कि हाँ ये पिया हुआ तो है और इसने कांड भी वो वाला किया है जिसमें लेजिस्लेचर क्रिमिनल इंटेंशन मांगता है और क्रिमिनल नॉलेज मांगता है, पर इसमें इस पिए हुए व्यक्ति को नॉलेज इंप्यूट करो कि हाँ इसको जानकारी थी कि जो तू कर रहा है वो हो भी सकता है अगर तू उसको अच्छी तरह से कर देगा, तो उस कांड को, उस एक्ट को, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें हमें क्या देखने को मिलता है सेक्शन 24 भारतीय न्याय संहिता में, कि लेजिस्लेचर एक पिए हुए व्यक्ति पर, मतलब इंटॉक्सिकेटेड नशा किया हुआ व्यक्ति पर नॉलेज इंप्यूट कर रहा है, मतलब थोप रहा है। देखिए अब एज ही, और ये कह रहा है शैल बी लाइबल टू बी डेल्ट विद, उसको उसी तरह से लाइबल करो विद एज इफ, लॉ का झूठ, एज इफ मतलब कानून का झूठ, लीगल फिक्शन, ही हैड द सेम नॉलेज, की उसकी वही नॉलेज थी जो एक व्यक्ति की होती अगर वो नशे में ना होता और एक ऐसा अपराध करता जो उसमें की क्रिमिनल इंटेंशन चाहिए और क्रिमिनल नॉलेज चाहिए, ठीक है। एज ही वुड हैव हैड इफ ही हैड नॉट बीन इंटॉक्सिकेटेड, अगर उस पिए हुए व्यक्ति की नॉलेज होती, अगर थी वो नशे में ना होता तो, ठीक है। अनलेस एक्सेप्शन आगे को, द थिंग विच इंटॉक्सिकेटेड हिम वाज एडमिनिस्टर्ड टू हिम विदाउट हिज नॉलेज और अगेंस्ट हिज विल। अब वही है, जिस वस्तु ने उस व्यक्ति को नशा करवाया, नशे में आया, तो वो थिंग कैसे दी गई है, उसकी नॉलेज के बगैर दी गई है या उसकी इच्छा के विरुद्ध दी गई है, तब भी वो बच जाएगा, ठीक है। तो मान के चलिए सेक्शन 24 भारतीय न्याय संहिता और ये सेक्शन 86 आईपीसी हमारा जुड़ता है इसके साथ, क्योंकि सेक्शन 86 से पहले ये सेम टू सेम सेक्शन दिया गया था। अब सेक्शन 24 भारतीय न्याय संहिता बना दी जिसमें एक इंटॉक्सिकेटेड व्यक्ति पर नॉलेज इंप्यूट करता है। तो इसमें सीधा सीधा ये कह रहा है भाई एक एक्ट होना था, एक अपराध होना था, ठीक है। अभी इंटॉक्सिकेटेड व्यक्ति को साइड में रखके चलो, एक अपराध होना था, मान के चलिए एक मर्डर होना था, एक हत्या होनी थी। तो भाई क्या होता है, मर्डर में तो भाई इंटेंशन और नॉलेज दोनों चाहिए, तो वही कह रहा है भाई एक हत्या हो जाती है, एक मर्डर हो जाता है जिसमें इंटेंशन और नॉलेज दोनों चाहिए होती है करने के लिए, ठीक है। तो क्या होता है, एक पिया हुआ व्यक्ति वो हत्या कर देता है। अब पिया हुआ व्यक्ति तो भाई क्या डिफेंस लेगा कि जी मेरी तो इंटेंशन थी नहीं, मैं तो नशे में, मेरी कॉग्निटिव फैकल्टी लॉस हो गई थी, मेरे तो हदों में नहीं था मेरा दिमाग। अब क्या हुआ, अब भाई वो है एक्टस नॉन फैसिटरियम निसी मेंसिटरिया, जितना एक्ट अलोन इज नॉट गिल्टी अनलेस डन विद गिल्टी माइंड। भाई एक्ट उसने मर्डर कर भी दिया है तो भाई उसका गिल्टी माइंड भी देखा जाएगा, अगर उसका गिल्टी माइंड नहीं था तो उससे मर्डर हो गया तो उसको बरी कर दिया जाएगा। तो यही है, अब एक मर्डर जैसा ऑफेंस है जिसमें
इंटेंशन और नॉलेज दोनों चाहिए हत्यारे के लिए। भाई हत्यारे के पास जो अटैकर है, जो असेलेंट है, वो क्या करेगा, उसके पास इंटेंशन भी होनी चाहिए, इरादा भी होना चाहिए और नॉलेज भी होनी चाहिए, जानकारी भी होनी चाहिए। जो मैं एक्ट करूंगा इस व्यक्ति को मार ही डालूंगा, ठीक है, ठीक है। तो कह रहा है अब वही एक्ट एक पिया हुआ व्यक्ति कर देता है, मतलब इंटॉक्सिकेटेड, नशे में हुआ व्यक्ति कर देता है। तो अब कह रहा है कि भाई नशे वाला व्यक्ति तो सीधा सीधा माफी मांगेगा, कह बोलेगा सर मैंने नशा तो कर लिया, मेरी कॉग्निटिव फैकल्टी लॉस तो हो गई, पर मेरे को पता नहीं था, मेरे को क्या पता था कि मैं अपराध कर बैठूंगा नशा करने के बाद, नहीं पता था। और नशा मेरे को कैसे करवाया गया है, मेरी नॉलेज के विरुद्ध, मेरे को पता नहीं था कि इसमें क्या है, इस जूस में इन्होंने क्या मिला के दिया, मेरी नॉलेज नहीं थी। या फिर अगर मेरे को पता भी था तो मेरे इच्छा के विरुद्ध जानबूझ के मेरा मुंह खोलकर मेरे अंदर बोतल डाल दी गई, तो अब मैं कैसे बताऊं, मेरे को छोड़ दीजिए आप, तो उसको 100% छोड़ दिया जाएगा। अगर तो उसकी नॉलेज एडमिनिस्टर्ड विदाउट हिज नॉलेज, उसको उसकी नॉलेज मतलब उसको पता है, मान के चलिए उसको शराब, एक व्यक्ति जो मर्डर जैसा अपराध करने वाला है, तो ए हैवी ड्रिंकर है, बी को दारू पिला रहा है, ठीक है। बी शुरू में तो मना करता है यार रहने दे, आज मूड नहीं है, मैं ना कम कर रखी मैंने पीनी, पर बी पीता तो था पहले। तो अब क्या है, अब बी 1 पैक पी लेता, 2 पैक पी लेता, अब उसको नशे हो जाते हैं, ठीक है, अब उसको नशे हो जाते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, उसने फिर नशा होने के बाद बी ने एक सी का मर्डर कर दिया, जिसमें अब मर्डर वाले ऑफेंस में बाय इंटेंशन नॉलेज मांगता है हमारा लेजिस्लेचर। तो अब क्या हुआ, तो वो कोर्ट में आके वो बी अब ये नहीं कह सकता कि जी मेरी इंटेंशन और नॉलेज तो थी नहीं, क्योंकि कोर्ट कहेगा गो एंड रीड सेक्शन 24 भारतीय न्याय संहिता, नॉलेज तुम्हारे ऊपर हमने इंप्यूट कर दी है। अब बर्डन ऑफ प्रूफ सेक्शन 108 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के ऊपर तुम्हारा है कि तुम प्रूव करो कि तुम्हारी नॉलेज नहीं थी। अब तुम हमें दिखाओ कि तुम्हारा गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड नहीं था, तुमने, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा ऊपर जो नशा हुआ है वो तुमने स्वयं इच्छा से नहीं किया, तुम्हारे ऊपर किसी ने करवाया है, लेकिन तुम्हारे ऊपर हमने नॉलेज इंप्यूट कर दिया। अब तुम्हारे ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ साबित करने का भार है कि तुमने नशा तो किया था, पर तुमको यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि तुम नशा करने के बाद क्राइम, ऑफेंस, मर्डर जैसा अपराध कर बैठोगे। तो वह हमें प्रूव करके दिखा दो और बच्चे जाओ, तुम्हें हम बरी कर देंगे। अगर वह प्रूव करके दिखा देता है कि हाँ जी मेरे को नॉलेज बिल्कुल नहीं थी, वो गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड से बिल्कुल आजाद हो जाता है, वो कोर्ट को बिल्कुल दिखा देता है कि हाँ मेरी तो बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, मैं तो बिल्कुल स्वच्छ मानसिकता का एक व्यक्ति हूँ, मेरी कोई मनील बुद्धि नहीं थी, मतलब मैली बुद्धि नहीं थी, मैं तो पी रहा था, अगर इसने मेरे को पिलाई थी मैं तो 1-2 पैक लेके अपने घर जाके सोने वाला था। अगर उसने 1-2 पैक पीने के बाद नॉलेज पाल ली थी कि हाँ भाई अब गैंगस्टर नंबर 1 बन गया हूं मैं, अब मारूंगा सी को, तो क्या हो गया, नॉलेज इंप्यूट हो जाएगी तुरंत की तुरंत, और क्या होगा, सीधा का सीधा क्या होगा, सजा होगी हमारे बी को, ठीक है। तो यही कह रहा है हमारे सेक्शन 24 भारतीय न्याय संहिता में एक नशा हुए वाले व्यक्ति को नॉलेज इंप्यूट कर दी जाती है। मतलब जो इंटेंशन, मैंने की डिग्री क्या है, इंटेंशन, नॉलेज, रीजन टू बिलीव। तो नॉलेज जो इंटेंशन से स्लाइट लोवेस्ट डिग्री है, तो जो मिडल डिग्री है उसको नशा वाले व्यक्ति पर इंप्यूट कर दिया जाता है, थोड़ा बहुत सोसाइटी में डर बनाने के लिए। सोसाइटी में डर क्या, अफेंडर्स जो सोचते हैं कि दारू पी लेंगे और कोर्ट में जाके फंड ड्रामा कर देंगे कि जी हमें तो किसी और ने, हमारी तो मर्जी नहीं थी, हमें तो जबरदस्ती पिला दी। तो नॉलेज इंप्यूट कर दी जाती है ताकि डर रहे, एस्केप रूट ना बने। क्रिमिनल्स, ऑफेंडर्स जो दारू पी के कांड कर देते हैं, वो ये कह ना पाए कि जी हमें तो पता ही नहीं था, हम कॉग्निटिव फैकल्टी से लॉस कर बैठे थे, नहीं। तो इसलिए ही नॉलेज इंप्यूट की जाती है सेक्शन 24 भारतीय न्याय संहिता में, कि थोड़ा बहुत डर रहे और ये एस्केप रूट ना बने क्रिमिनल्स के लिए, जो कि दारू पीकर ऑफेंस कर देते हैं जानबूझकर और कोर्ट में आके फंड करते हैं, ड्रामे करते हैं कि हमें तो कोई भी नॉलेज और इंटेंशन थी ही नहीं, ठीक है। और हालांकि कौन से अपराधों के लिए यह होता है, जिस अपराध में लेजिस्लेचर मांगता है, क्या मांगता है कि उस अपराध को करने के लिए एक पर्टिकुलर इंटेंशन और नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, ये होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने पढ़ा है सेक्शन 24 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। इसके केस लॉस देख लेते हैं। अब देखिए केस लॉ सेक्शन 24 भारतीय न्याय संहिता का, ड्रंकननेस व्हेन अ डिफेंस और मिटिगेटिंग फैक्टर। अब ड्रंकननेस, अब ये लीकर जो पी ली है, ये लीकर पिया हुआ कब डिफेंस बनेगा, और मिटिगेटिंग फैक्टर, ठीक है, ये पढ़ते हैं। देखिए सो फार एज नॉलेज इज कंसर्न, और जिस हद तक नॉलेज की, जानकारी की चिंता है, इन केस ऑफ वॉलंटरी ड्रंकननेस, और जिन केसों में वॉलंटरी स्वयं इच्छा से ड्रंकननेस होती है, लीकर पिया जाता है, नॉलेज इज टू बी प्रिज्यूम्ड इन द सेम मैनर। तो नॉलेज प्रिज्यूम कर ली जाती है, जानकारी प्रिज्यूम कर ली जाती है एज इफ लीगल फिक्शन, लो का झूठ, देयर वाज नो ड्रंकननेस, की मान लो कि कोई भी ड्रंकननेस नहीं थी। अगर एक व्यक्ति ने स्वयं इच्छा से ड्रंक किया है, स्वयं इच्छा से अपने आप को लीकर पिलाया है,
खुद बैठ के बार में बियर पी रहा है और जागते हुए अपने घर जाते हुए एक महिला को गाड़ी से उड़ा देता है, तो ये नहीं कह सकता कि वो महिला को, क्या मैं बाहर से जब गाड़ी चला के उठा के लाया था तो क्या मेरे को पता था कि वो महिला रोड के बीच में आएगी? क्या सब्जेक्ट मैटर पता था? मैं जानता था उसे? क्या मैं बाहर से अपने घर से जब बाहर में गया और बाहर से अपने घर जाने के लिए उठा पी कर, तो मेरे को पता था कि वो महिला रोड के बीच में आएगी और मैं उसको उड़ाने वाला हूं? नहीं पता था ना। तो नॉलेज थी इसमें? नहीं थी। पर कह रहा है मान लो उसकी नॉलेज थी कि वो स्वयं इच्छा से अगर दारू पी रहा है, शराब का सेवन कर रहा है, तो उसको नॉलेज थी कि उससे कुछ ना कुछ कांड हो सकता है। ठीक है, अब ये देखिए, सो फार एज इंटेंशन इज कंसर्न्ड, और देखिए अब जिस हद तक इंटेंशन मानसिकता मेंस की हाईएस्ट डिग्री चिंता रखती है, इट मस्ट बी गैदर्ड फ्रॉम द अटेंडिंग जनरल सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। अब ये इंटेंशन तो भाई जो केस के सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस है, जो आसपास के और हालात वाले जो और सर्कमस्टांसेस है, वो बताएंगे कि भाई इंटेंशन थी या नहीं थी। अब देखिए, पेइंग ड्यू रिगार्ड टू द डिग्री ऑफ इंटॉक्सिकेशन, और जो डिग्री ऑफ इंटॉक्सिकेशन को रिगार्ड करेंगी, संदर्भ रखेंगे। ठीक है, अब देखिए कोई एग्जांपल बताऊंगा इसके लिए। Was the man beside his mind altogether was the time being, क्या जो मैन अब दारू पीने के बाद, शराब पीने के बाद अब जो मैन वो बन चुका है, क्या वो समय से पहले जब वो दारू नहीं पी रखता था, क्या वो वैसा ही था पूरे समय के दौरान? क्या अब वो जब एक ऑफेंस कर रहा है तो वो क्या वैसा ही है? अब देखिए, इफ सो, अगर हाँ, तो इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू फिक्स हिम विद द रिक्विजिट इंटेंशन। तो अगर ऐसा वो नहीं मिलता है कि जैसे वो शराब पीने से पहले जो वो व्यक्ति था, अब शराब पीने के बाद वो व्यक्ति जैसा हो गया है, अगर वो वैसा पहले नहीं रहता था तो उस पर इंटेंशन हम इंप्यूट नहीं कर सकते। बट इफ ही हैड नॉट गॉन सो डीप इन ड्रिंकिंग, अगर वो ज्यादा ड्रिंकिंग में, शराब पीने में नहीं गया है, मतलब उसको डेलेरियम ट्रीमेंस नहीं हुआ। डेलेरियम ट्रीमेंस होती है कि रेगुलर शराब पीने की जो आदत होती है उसकी वजह से एक बीमारी उत्पन्न हो जाती है जिसको बोलते हैं डेलेरियम ट्रीमेंस, जिसको अनसाउंडनेस ही वो हो जाती है किस्म की डेलेरियम ट्रीमेंस की, रात को कीड़े जगते हैं और शराब के बिना एक व्यक्ति रह नहीं सकता, और जैसे ही वो शराब पी लेता है तुरंत ऊट पटांगे हरकत चालू, उसको बोलते हैं डेलेरियम ट्रीमेंस। जो लंबे टाइम तक जो हैबिचुअल ड्रिंकर होते हैं उनको ये बीमारी सदाई देखने को मिलती है, डेलेरियम ट्रीमेंस। गाँव में तो ये तो बहुत देखने को मिलते हैं, जैसे शराब पी वैसे ही वो हिटलर बन जाते हैं, और टाइम जैसे दिन के टाइम में वो शराब नहीं पीते तो वो बिल्कुल सज्जन पुरुष बन के रहते हैं जो भगवान में विश्वास करते हैं। ठीक है, अब देखिए, requisite intention, but if he had not gone so deep in drinking, and from the facts it could be found that he knew that he was about to the rule to be applied is that a man is presumed to intend the natural consequences of his acts or acts। ये कौन से लैंडमार्क केस में हेल्ड हुआ था? पॉल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2020 सुप्रीम कोर्ट, पाउल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2020 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, इसमें हेल्ड हुआ था। अब क्या हेल्ड हुआ था कि भाई एक ड्रंकन मैन है, एक व्यक्ति है जो कि एक अपराध करता है और लेजिस्लेचर ने वो अपराध मांग रखा है कि भाई इसमें पर्टिकुलर इंटेंशन और नॉलेज होनी चाहिए, और वो पिया हुआ व्यक्ति जो है ना वो स्वयं इच्छा से उसने पी भी रखी है। तो ये कह रहा है कि भाई नॉलेज तो उसको देना इस हद तक तो ठीक लगता है, पर उसको इंटेंशन देना ठीक नहीं लगता है। क्यों ठीक नहीं लगता? कि भाई इंटेंशन देना यूं ठीक नहीं लगता कि भाई जब उसने शराब पी थी, स्वयं इच्छा से शराब पी थी, ठीक है, और वो अपने घर जा रहा था, अब उससे कुछ अपराध हो जाता है, क्या उसको पता है कि भाई कौन से व्यक्ति पर मैं अपराध करने वाला हूं? क्या सब्जेक्ट मैटर के बारे में उसने सोचा हुआ था कि भाई ये सब्जेक्ट मैटर मेरे सामने आएगा और मैं इसके ऊपर गाड़ी चढ़ाऊंगा, और या इसके ऊपर गाड़ी चढ़ाऊंगी, या इसको गोली मारूंगा या मारूंगी? क्या उसने सोचा हुआ था? बिल्कुल नहीं सोचा हुआ। तो इंटेंशन इंप्यूट करना सेक्शन 24 भारतीय न्याय संहिता का काम नहीं है, नॉलेज इंप्यूट करना सेक्शन 24 भारतीय न्याय संहिता का काम है। ये सीधा सीधा कौन से केस में हल किया गया था? पाउल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2020 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। मेंस में लिखने के लिए बहुत अच्छी जजमेंट है, पाउल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2020 सुप्रीम कोर्ट। तुरंत से 1-2 नंबर तुरंत मिल जाएंगे। ठीक है, लैंडमार्क जजमेंट है। अब देखिए नेक्स्ट केस लो पढ़ते, देखिए, डिफेंस ऑफ बीइंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लीकर। अब क्या डिफेंस मिलेगा जब आप इन्फ्लुएंस, आपको नशे की हालत में किया हुआ एक लीकर ने, शराब वाली। देखिए, mere intoxication is not enough to attract section 86। अब अगर आपने मामूली सी 1-2 बूंद, 2-4 बूंद, 1-2 चम्मच दारू पी हुई है और आप फिर कुछ अपराध कर देते हो, तो ये इंटॉक्सिकेशन बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है कि आपको कि ये इंटॉक्सिकेशन, ये नशा बिल्कुल भी सफिशिएंट, उचित नहीं है कि अट्रैक्ट कर सके सेक्शन 24, ये अट्रैक्ट कर सके सेक्शन 23 भारतीय न्याय संहिता को और सेक्शन 86 आईपीसी को। ठीक है, और ये बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है कि वो अट्रैक्ट कर सके सेक्शन 24 भारतीय न्याय संहिता को और सेक्शन 86 आईपीसी को। अब 86 तो खत्म हो गया है, ये अट्रैक्ट नहीं कर सकती। अगर 1-2 चम्मच किसी ने दारू पी और फिर कोई अपराध कर देता है तो ये बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं करेगा सेक्शन 24 भारतीय न्याय संहिता को, तो उसको डिफेंस नहीं मिलेगा। कि कौन सी केस में हेल्ड हुआ था? चेतरू राम वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ 2022 सुप्रीम कोर्ट। बहुत अच्छा केस लो है, ये मैंने पढ़ा भी हुआ है।
ठीक है, पढ़ा हुआ है, हाँ ये नहीं पढ़ा हुआ, ये नहीं। चेतुराम वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ 2022 सुप्रीम कोर्ट, इसमें ऐड हुआ था। छोटी सी लाइन दे रखी है, ये लिख लेना जजमेंट में, मेंस में एक नंबर पक्का मिल जाएगा। अब देखिए, मियर इंटॉक्सिकेशन इज नॉट इनफ, सिर्फ मामूली सी नशा करना इनफ नहीं है, बिल्कुल भी मतलब वो नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। टू अट्रैक्ट सेक्शन 86 की अट्रैक्ट हो सके सेक्शन 86 नहीं, आपको नशा पूरा करना पड़ेगा, वॉलंटरली अच्छा नशा करना पड़ेगा जिससे आपको नशा हो जाए तो 86 अट्रैक्ट होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है, तो ये हुआ था चेतुराम वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ 2022 सुप्रीम कोर्ट में। अब नेक्स्ट केस लो पढ़ते हैं हम, देखिए मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड का ऑफेंस। अब देखिए, प्ली एज टू एब्सेंस ऑफ रिक्विजिट इंटेंशन ऑफ किलिंग इज नॉट मटेरियल। अब प्ली ले रहा है अक्यूज्ड की उसकी इंटेंशन की अनुपस्थिति थी, इंटेंशन एब्सेंट थी कि उसने किसी की किलिंग की है, वो अहम नहीं रखती। ठीक है, अब देखिए, व्हेन द मटेरियल ऑन रिकॉर्ड डिड नॉट इंडिकेट, अब जो कोर्ट फाइल में जो मटेरियल है जो सामने रखे हुए जज के सामने, वो क्या वो इंडिकेट नहीं करते, क्या इंडिकेट नहीं करते, दर्शाते नहीं, क्या नहीं दर्शाते, दैट द एपेलांट डिड द ऑफेंडिंग एक्ट्स इन अ स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, कि एपेलांट ने जो ये एक्ट किया जिसके ऊपर इसको चार्ज किया गया है, इसने कोई एक्ट किए है इंटॉक्सिकेशन के ऊपर, मतलब कोई रिकॉर्ड दर्शाते नहीं है कि इसने दारू पी हुई थी जब, कोई रिकॉर्ड, भाई वो फरार हो गया होगा, लेट भाई फरार हो गया, मान के चलिए आज उसने मर्डर कर दिया एक व्यक्ति ने और वो फरार हो गया, 1 महीने के बाद पकड़ा गया, तो भाई उसको पता तो लग ही चुका था भाई तूने मर्डर कर दिया, तो फरार हो गया है, तो क्या होगा यहाँ इंटॉक्सिकेशन का डिफेंस नहीं लगेगा। और अब भाई अगर उसने मर्डर आज किया और वो एक महीने के लिए फरार हो गया, 1 महीने बाद उसको पुलिस अरेस्ट करती है, तो सीधा सीधा यहाँ क्या होगा भाई, सीधा सीधा क्या होगा यहाँ पे भाई, इसके मेडिकल टेस्ट है, वो है अटरम सटरम है, सारे जो मेडिकल टेस्ट हैं इंटॉक्सिकेशन को डिटरमाइन करने के लिए, वो क्या पुलिस पार्टी और डॉक्टर कर पाएंगे? 1 महीने बाद तो उसकी शरीर बिल्कुल वैसा का वैसा मिलेगा जैसा वो सोफी में होता है। अब देखिए, when the material on record did not indicate that the appellant did the offending act in the state of intoxication, मटेरियल बिल्कुल भी रिकॉर्ड पर नहीं थे कि यह पता लग सके, यह तय हो सके कि भाई अक्यूज ने, ऑफेंडर ने, जो एपेलांट ने जो एक्ट किए हैं वो दारू पीकर किए, वो नशे की हालत में किए हैं। So as to give rise to a doubt about intention with reference to the principle underlying section 86, की राइज दे सके, कि वो राइज की वो जन्म दे सके, उत्पन्न कर सके कि एक डाउट, एक शंका उठ सके कि ऑफेंडर की कोई इंटेंशन नहीं थी, क्योंकि उसके मटेरियल रिकॉर्ड थे ही नहीं, जो कि एक डाउट लगा सके कि इंटेंशन मिसिंग थी, जो कि सेक्शन 86 आईपीसी में हमें देखने को मिलती है, जो आप सेक्शन 24 भारतीय न्याय संहिता में देखने को मिलती है। ठीक है, तो मतलब अगर रिकॉर्ड पे भाई आपको डिफेंस लेना है कि आपकी इंटेंशन नहीं थी, नॉलेज आप बेशक से इंप्यूट कर दी, नॉलेज को मैं डिस्प्रूव कर दूंगा, पर इंटेंशन कैसे डिस्प्रूव होगी, बहुत मुश्किल है, बहुत हार्ड हो जाता है एट टाइम्स। प्रोसिक्यूशन को इंटेंशन प्रूव करने के लिए महाभारत लगती है, अगर प्रोसिक्यूशन इंटेंशन प्रूव कर देता है, अब अक्यूज्ड को इंटेंशन डिस्प्रूव करने में महाभारत लगती है, तो इंटेंशन अगर प्रूव होगी तो यूं लगा लो अंगद का पैर है, जम गया तो जम गया, हिल नहीं सकती अब इंटेंशन। ठीक है, अब देखिए, तो कौन से केस लो में हल किया गया था, प्रेम सिंह वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली 2023 सुप्रीम कोर्ट, इसमें हल किया गया था कि भाई अगर रिकॉर्ड पर मटेरियल नहीं है जिससे पता लगे कि ऑफेंडिंग एक्ट इंटॉक्सिकेशन में हुआ है, तो हम कैसे एक डाउट उत्पन्न करते हैं कि व्यक्ति की, इस ऑफेंडर की, एपेलांट की इंटेंशन नहीं थी। तो ये कौन से केस में हल किया गया था, प्रेम सिंह वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली 2023 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, प्रेम सिंह वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली 2023 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, इसमें हल किया गया था। तो इसी के साथ हमारा सेक्शन 24 भारतीय न्याय संहिता का कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 25, सेक्शन 25। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 25। ठीक है, अब देखिए, हाँ, तो ये कल से स्पोर्ट्स वाले गेम आ जाएंगे ना, ये हम कल से करेंगे। अब देखिए, हम पढ़ेंगे 25, हम पढ़ते हैं बोर्ड इंडेक्स, एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन। भाई जो कार्य हुआ है ना, वो ना तो उसकी कार्य की इंटेंशन थी करने की, और ना ही तो नॉलेज थी कि ये कार्य हो जाएगा। टू बी लाइकली टू कॉज डेथ, की ना तो इंटेंशन थी ये कार्य करने की, और ना तो नॉलेज थी ये कार्य करने की, एक अपराध करने की, एक एक्ट करने की, कार्य करने की जिससे अपराध बना है। टू बी लाइकली टू कॉज डेथ, कि ये जो मैं कार्य कर रहा हूँ ये क्या कर देगा, ये किसी की मृत्यु कॉज कर देगा, और ग्रीवियस हर्ट, या फिर ग्रीवियस हर्ट, घातक हानि, घातक चोट पहुंचा देगा, डन बाय कंसेंट, और कंसेंट से भी एक्ट हो रहा है। ठीक है, पर मिसिंग क्या है, उस एक्ट को करने में इंटेंशन मिसिंग है और नॉलेज मिसिंग है। ठीक है, और इंटेंशन और नॉलेज किसकी मिसिंग है, बस डेथ नहीं होनी चाहिए और ग्रीवियस हर्ट नहीं होनी चाहिए। क्या छोटी मोटी चोट हो जाए और कंसेंट से चोट पहुंचाई तो क्या उसमें डिफेंस मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। अब देखिए 25 की बॉडी हम पढ़ते हैं, नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ, कुछ भी वो नहीं जिसकी नीयत नहीं थी डेथ करने की, और ग्रीवियस हर्ट या फिर घातक चोट पहुंचाने की जिसकी नीयत नहीं थी। ठीक है, एक व्यक्ति की,
एंड विच इज नॉट नोन बाय द डूअर, या फिर जो व्यक्ति जो एक्ट कर रहा है, जो डूअर है, DOER डूअर है, उसको भी नहीं पता था क्या, उसको भी नॉलेज नहीं थी, टू बी लाइकली टू कोज डेथ और ग्रीवियस हर्ट, की जो मैं करने वाला हूं उससे डेथ हो सकती है, ग्रीवियस चोट, घातक हानि पहुंच सकती है। डूअर को भी नॉलेज नहीं थी दूर दूर तक, ठीक है। अब देखिए, इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कोज, कुछ भी अपराध नहीं है, सिर्फ इस कारणवश की कुछ हानि उस व्यक्ति को पहुंची है, ठीक है। और टू बी इंटेंडेड बाय द डूअर टू कोज, या फिर इंटेंशन हो गई थी डूअर की कि हाँ भाई डेथ कोज नहीं करूंगा, ग्रीवियस हर्ट कोज नहीं करूंगा, पर इसको व्यक्ति को कुछ हानि पहुंच सकती है। देखिए अब टू एनी पर्सन, किसी और व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को, अबव 18 ईयर ऑफ एज, और दूसरा व्यक्ति जिसको हानि पहुंच सकती है ना, पर उसकी डेथ और ग्रीवियस हर्ट नहीं पहुंचा सकते, उसको अदर हानि पहुंचा सकते हो आप। ग्रीवियस हर्ट से जो छोटी थप्पड़ चट्टू हो गई, लात घुसे हो गई, ये मार सकते हो, ठीक है। और कितना व्यक्ति होगा जो कंसेंट दे रहा है हानि लेने के लिए, 18 साल से ऊपर का वो व्यक्ति, ठीक है। अब देखिए, हु हैज गिवन कंसेंट, उस 18 साल के व्यक्ति ने कंसेंट दी हुई, सहमति दी हुई है, वेदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, या तो भाई एक्सप्रेस खुलकर हाँ बोलकर, मुंह से बोलकर सहमति दी हुई है, या इम्प्लाइड लिखकर सहमति दी हुई है, या फिर सॉरी एक्सप्रेस ओरली और रिटर्न, भाई खुलकर मुंह से बोली हुई है, या एक्सप्रेस से मतलब लिखकर सहमति दी हुई है, या इम्प्लाइड अपने कंडक्ट से सहमति दी हुई है। तो कह रहा नहीं, उसमें कुछ भी नहीं होगा। अगर इंटेंशन नहीं थी, नॉलेज नहीं थी डेथ कोज करने की, ग्रीवियस हर्ट कोज करने की, बस इंटेंशन आ गई थी क्या, किसकी, थोड़ा हल्का फुल्का हार्म कोज करने की, हानि कोज करने की, ठीक है। और कह रहा है वेदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड टू सफर दैट हार्म, उस व्यक्ति ने जिसने कंसेंट दी थी, उसने एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंसेंट दी थी कि वो हाँ उस हानि को झेल लेगा। आप देखिए, और बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे बी नोन बाय द डूअर टू बी लाइकली टू कॉज टू एनी सच पर्सन हु हैज कंसेंटेड टू टेक रिस्क ऑफ दैट हार्म। अब और क्या कह रहा है, आगे ले पढ़ते हैं, और बाय रीजन ऑफ एनी हार्म, या फिर इसी कारण से कुछ हार्म हो जाता है, कुछ हानि हो जाती है उस व्यक्ति को जिसने कंसेंट दे रखी है, विच इट मे बी नोन बाय द डूअर, जो कि नॉलेज आ गई है अब डूअर को कि भाई इसको हानि हो सकती है, इस व्यक्ति को जिसने कंसेंट दी हुई है, टू बी लाइकली टू कॉज टू एनी सच पर्सन हु हैज कंसेंटेड टू टेक द रिस्क ऑफ दैट हार्म, और उस व्यक्ति ने, अगले व्यक्ति ने जिसने कंसेंट दी हुई है कि हाँ भाई दोनों मिलकर अब लड़ेंगे, दोनों मिलकर अब बॉक्सिंग करेंगे, तो अब भाई हानि आप कर सकते हो, हानि की उसने कंसेंट दी हुई है, फिर वो बाद में जाके केस नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब देखिए इलस्ट्रेशन हम पढ़ते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा सेक्शन 25 क्या कहना चाहता है। मेनली सेक्शन 25 भारतीय साक्षर अधिनियम का स्पोर्ट्स गेम्स में लगता है, स्पोर्ट्स के गेम्स में लगता है। जैसे बॉक्सिंग होती है, बॉक्सिंग का गेम होता है, दोनों व्यक्ति को पता है कि भाई चोट तो लगेगी, घुसे उसे मुंह पे लगेंगे, रिब्स पर लगेंगे, पीठ पे लगेंगे, पैरों पर लगेंगे, कहीं भी लगेगा, लात घुसे लगेंगे मुंह पर, भाई चोट तो लग सकती है। पर जो डूअर है, जो वो पंच मार रहा है, उसकी इंटेंशन ये नहीं होनी चाहिए कि मार कर ही छोड़ूंगा जी, बिल्कुल पटक पटक कर इसको छोड़ूंगा, जान ले लूंगा, ये इंटेंशन नहीं होनी चाहिए। इंटेंशन इतनी होनी चाहिए कि भाई गेम हम प्ले कर रहे हैं और थोड़ी बहुत चोट लग सकती है, और जो अगला बॉक्सर है उसने भी अपनी कंसेंट दी हुई है चोट खाने के लिए, क्योंकि भाई उसने यूं कंसेंट दी हुई है, भाई वो चोट मारेगा तो मैं भी उसको घुसे मारूंगा बॉक्सिंग में। और बॉक्सिंग में क्या होता है, तो सेक्शन 25 भारतीय न्याय संहिता का स्पोर्ट्स वगैरह गेम्स में ज्यादा फिट होता है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अब इलस्ट्रेशन में एक एग्जाम्पल दिया है भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 25 का, वो पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए, ए एंड जेड एग्री टू फेंस विद ईच अदर फॉर अम्यूजमेंट, एक ए व्यक्ति होता है, एक जेड होता है, वो क्या कर लेते हैं, वो एग्रीमेंट कर लेते हैं, मतलब एग्री हो जाते हैं, दोनों कंसेंट हो जाती है उनकी, क्या हो जाती है कि वो जो ये गेम नहीं आता था कि एक घोड़े वाला वहां खड़ा हो जाता है भाला लेके, और एक घोड़े वाला वहां खड़ा हो जाता है भाला लेके, और दोनों अपने आपस में ऐसे क्रॉस करते हैं और एक दूसरे को भाला मारते हैं। तो क्या उन्होंने ये करने के लिए एग्रीमेंट कर लिया। ये जो होता है ना अम्यूजमेंट, ये वही होता है। उन्होंने एक घोड़ा लेके वहां खड़ा है, घोड़ा लेके वहां खड़ा है, ए यहाँ से घोड़ा लेके आ रहा है, बी यहाँ से घोड़ा लेके आ रहा है, उनके हाथ में भाले हैं, जो पहने धारदार भाले होते हैं। अब एक दूसरे को ऐसे भाले चुबा रहे हैं, वो गेम देखा होगा फिल्मों में, उनको वो करने के लिए इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया। अब क्या होगा, दिस एग्रीमेंट इंप्लाइज द कंसेंट ऑफ ईच टू सफर एनी हार्म, तो ये एग्रीमेंट सीधा सीधा इंप्लीकेशन दे रहा है कि भाई दोनों ने अब सहमति दे दी है कि वो कुछ चोट खाने के लिए रेडी है एक दूसरे से। विच इन द कोर्स ऑफ सच फेंसिंग, अब वो जो हो सकती है उस फेंसिंग, जो फेंसिंग का गेम खेल रहे हैं उसमें वो हो भी सकती है वो चोट। अब देखिए, मे बी कोज विदाउट फाउल प्ले, अब भाई अगर कोई फाउल प्ले उसने कर दिया ना तो वो नहीं, वो हानि भी वो नहीं सहेगा, वो केस कर देगा। अगर कोई गेम के दौरान कोई चोट लग जाती, कोई फाउल प्ले नहीं होता, तो क्या होगा, देखिए, मे बी कोज विदाउट फाउल प्ले नहीं होना चाहिए, फाउल प्ले हुआ तो केस हो जाएगा दर्ज। अब देखिए, एंड इफ ए व्हाइल प्लेइंग फेयरली, अब ए भाई बिल्कुल अच्छे से खेल रहा है फेंसिंग, भाला मारने वाली फेंसिंग अच्छे से खेल रहा है, तो क्या होता है, हर्ट्स जेड। अब क्या कह रहा है, अब जेड को हर्ट करता है, थोड़ा भाला उसके कंधों पर मार देता है, ए कमिट्स नो ऑफेंस, तो ए ने अब कोई भी ऑफेंस घटित नहीं किया। ए ने मान के चलो कोई भी उसको भाला नहीं मारा, और मारा भी है, सबको दिख रहा है भाला मारा है, पर बी अब उसके ऊपर केस नहीं करवा सकता। अगर करवा भी देगा तो जज उसको बरी कर देगा। क्या कहेगा, भाई ए और बी, अब बी तुम्हारे भाला लग गया तुम्हारे कंधों पे, अब तुम ए के ऊपर केस करवा रहे हो कि इसने तुम्हें चोट मार दी, तुम 18 साल से ऊपर के बालक हो और तुमने
जानबूझकर कंसेंट दिया होता, तुम स्वयं इच्छा से कंसेंट में आए कि तुम फेंसिंग का गेम खेलोगे, भाला मार, तुम भाला मार हथियार मार केस गेम खेलोगे, तो ए ने तुम्हारे कंधे पर चोट मार दी है, तो हम इसके ऊपर केस क्यों करवाने आ गए हो? तुम करवा भी दिया है तो मैं इसको बरी कर रहा हूँ, बाइज्जत बरी। ये भाई साहब आप जाइए, आपका जो एग्रीमेंट था वो सेक्शन 25 भारतीय न्याय संहिता में फॉल कर रहा था, ठीक है। बस इसमें क्या मेजर कंपोनेंट्स है, बस इंटेंशन डेथ कोज करने की और ग्रीवियस हर्ट कोज करने की नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। नॉलेज हो सकती है कि भाई थोड़ी बहुत चोट लग जाए, भाई फेंसिंग जैसा रेंजर्स गेम कह रहा है, नॉलेज हो सकती है कि हाँ चोट लग जाए, ठीक है, तो यही कह रहा है। 25 की बॉडी एक बार दोबारा पढ़ते हो, समझते हैं अच्छे से, एग्जांपल तो मैंने समझाया, लेकिन एक बार बॉडी पढ़ के और अच्छे से समझ पाएगा। देखिए, नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ, कुछ भी वो नहीं जिसकी इंटेंशन, जिसका इरादन क्या नहीं था, मौत कोज करना नहीं था, मृत्यु कोज करना नहीं था, और ग्रीवियस या घातक चोट कोज करना नहीं था, एंड विच इज नॉट नोन बाय द डूअर, और नॉलेज भी नहीं थी जो एक हार्म करने वाला है, क्या, टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट, अगर या क्या, एंड विच इज नॉट नोन बाय द डूअर टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट, दूर दूर तक नॉलेज नहीं थी किसको, डूअर को, जो करने वाला है, क्या कि भाई इस नॉलेज, मेरे को नॉलेज नहीं कि दूर दूर तक इससे, इस गेम से डेथ भी हो सकती है, ग्रीवियस हर्ट भी हो सकती है, तो वो भी क्या इज एन ऑफेंस, वो अपराध नहीं बनेगा। बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट में कोज, सिर्फ इस वजह से कि कुछ हार्म हो गया है, कुछ हार्म हो गया, और क्या हार्म हो गया है, इट में कोज, जो डूअर ने कोज कर दिया है, और टू बी इंटेंडेड बाय द डूअर टू कोज, या इंटेंशन बन गई थी कि हाँ भाई अब हम गेम खेल रहे तो हम कुछ हार्म कर ही देते हैं भाई, अब फेंसिंग भाला मार प्रतियोगिता खेल रहे हैं तो थोड़ा बहुत भाला मार प्रतियोगिता में कुछ हार्म तो होगा ही, तो कह रहा है वो इंटेंशन और नॉलेज आ सकती है, पर इंटेंशन और नॉलेज हार्म की आ सकती है, चोट मारने की आ सकती है, पर इंटेंशन और नॉलेज डेथ और ग्रीवियस हर्ट कोज करने की नहीं आ सकती। अगर उस भाला मार प्रतियोगिता में जो ए ने जेड को भाला मारा और उसके कंधे को घायल कर दिया तो उसको बच गया, कोई ऑफेंस नहीं किया उसने। अगर ए ने इंटेंशन पाली थी घोड़ा चलाते वक्त कि अब ये जेड आएगा ना, अब जैसे चक्कर लेके आएगा, इसके दिल में भाला गाड़ दूंगा अपना फेंसिंग वाला, तो क्या अब उसको सजा मिलेगी? 100% उसको सजा मिलेगी, उसको सेक्शन 25 भारतीय न्याय संहिता का कोई भी डिफेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यह होता है हमारा सेक्शन 25 भारतीय न्याय संहिता का कंप्लीट, जो कि बताता था किस बारे में, स्पोर्ट्स गेम्स के बारे में, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज इसकी में कवर हो जाती है। अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे क्रिकेट मैच होते हैं, क्रिकेट मैच में भाई एक बार ऑस्ट्रेलिया का कोई प्लेयर था, फिलिप्स ह्यूग्स एक प्लेयर था, वो टेस्ट क्रिकेट का एक मैच चल रहा था, तो वो फील्डिंग कर रहे थे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, तो बैटिंग मेरे को नहीं पता कौन सी टीम कर रही थी, तो क्या हुआ था बैट्समैन ने जैसे ही बैट से बॉल को हिट किया, तो फिलिप ह्यूग्स जो बिल्कुल बैट्समैन के बिल्कुल आगे, जैसे वो फील्डर लग जाते बिल्कुल कैच पकड़ने के लिए वहां खड़े थे, और फिलिप ह्यूग्स को बॉल लग गई सर में और उनकी वहीं मृत्यु हो गई थी। तो क्या बताइए, क्या अगर वो बैट्समैन, अगर उनकी इंटेंशन होती, नॉलेज होती कि हाँ भाई फिलिप ह्यूग्स को ही आज मारना है, इसी को देखूंगा, ये आज ज्यादा प्लेयर बन रहा है बहुत इस टूर्नामेंट में, ये जैसे बॉल करवाएगा, ये जो बॉलर करवा रहा है और इसका फिल्टर खड़ा है, ये फिलिप ह्यूग्स मेरे आगे खड़ा है, ऐसा बैट घुमा के मारूंगा बॉल पे, बॉल इसके मत्थे में लगेगी और इसका मत्था चकनाचूर हो जाएगा, फटके मेरे सामने पड़ जाएगा। अगर उस बैट्समैन की यह इंटेंशन होती तो उस पर जरूर केस फाइल होता। तो क्या उस बैट्समैन पर केस फाइल हुआ? भाई नहीं हुआ, क्योंकि उसका एक्ट किसमें फॉल कर गया था? भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 25 में फॉल कर गया था, ठीक है। तो ये वैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, वैसे ये केस तो सीधा फॉरेन कंट्री का था, तो उनके भी कोई डिफेंस ऐसे होंगे, तो उसके अंदर ये फॉल कर गया। तो हमारे अगर सिमिलरली इंडिया में कोई ऐसा एग्जांपल होता है तो वो उसका एक्ट सेक्शन 25 भारतीय न्याय संहिता में फॉल कर जाएगा, और उसका एक्ट वो कोई भी अपराध नहीं बनेगा एक अपराधी का जो ऐसा करता है, ठीक है। अब मान के चलिए आईपीएल मैच हो रहे हैं, एक और एग्जांपल, आईपीएल मैच हो रहे हैं, तो एक अंकल होते हैं 50 ईयर से ओल्ड एज के, तो वो भी भाई मुंबई इंडियंस का और दिल्ली कैपिटल्स का मैच देखने चले जाते हैं। अब मुंबई इंडियंस का भाई रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे हैं, ठीक है, और अंकल जी अपने बढ़िया स्टैंड पे अपने बैठे मैच देख रहे हैं, बढ़िया पॉपकॉर्न खा रहे हैं। अब रोहित शर्मा जैसे अपना बैट घुमा के बॉल मारते हैं, अंकल जी के सर पे लगती है पटक देसी, अंकल जी के सर पे लगती है पटक, अंकल जी के सर में से खून ही खून आ जाते हैं। तो क्या होता है अब अंकल जी, अब क्या रोहित शर्मा के ऊपर एफआईआर करवा देते हैं? एफआईआर तो होती नहीं भाई, इतने बड़े आदमी पर एफआईआर नहीं करके, पुलिस को भी नॉलेज होती है भाई, गेम देखने गया तो भाई कुछ ना कुछ तो इसने कंसेंट दी होगी, तो वो भाई कंप्लेंट कर देता है, और भाई जज भी शुरू में क्या कर लेते हैं भाई, कंप्लेंट को रजिस्टर कर लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है बाद में, अब रोहित शर्मा का वकील क्या कहेगा, बोलेगा सर सेक्शन 25 का हमें वो दो, डिफेंस दो। क्यों दो बताओ, उसमें मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए रोहित शर्मा को? जिसने स्टेडियम में एक अंकल मैच देखने आए थे, रोहित शर्मा ने बॉल मारी, खींचकर अपने बैट से छक्का मारा और अंकल के सर पे गई बॉल लगती और अंकल का सर फट गया। क्या रोहित शर्मा की इंटेंशन थी, नॉलेज थी कि उसी अंकल की चोट मारनी है सर पे? थी? नहीं थी।
तो क्या बस क्या था, सिंपल सा इसमें क्या था, ये था अंकल ने अपनी कंसेंट दी हुई, 18 साल से ऊपर के 50 साल दी हमारी एग्जांपल में एज अंकल की, कंसेंट से स्टेडियम में गए हैं। क्या क्या रोहित शर्मा ने उनको बुलाया था कि हमारा मैच देखने आओ? खुद गए ना, अपनी मर्जी से आए ना, खुद उन्होंने एक हानि। अब भाई बॉल स्टेडियम में उड़ती रहती, छक्के लगते रहते हैं, तो बॉल किसी ना किसी को तो लग भी सकती है। तो क्या हुआ, अब इसमें कोई भी रोहित शर्मा को सजा नहीं करवा सकता, रोहित शर्मा इसमें बरी होगा, बाइज्जत उसको एक्विट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यह था हमारा सेक्शन 25 भारतीय न्याय संहिता पूरा जो मैंने करवाया विद इलस्ट्रेशन इसकी पूरी करवाई। ठीक है, अब हम सेक्शन 26 पढ़ देते हैं, फिर आज की क्लास को खत्म करते हैं, फिर सेक्शन 27 के आगे हम कल से पढ़ेंगे। ठीक है, आप पढ़ते हैं सेक्शन 26 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। देखिए, एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ, भाई कार्य किया है, इंटेंशन नहीं थी कि मृत्यु कॉज हो जाएगी। डन बाय कंसेंट, और भाई वो एक्ट जो इंटेंशन नहीं थी मृत्यु कॉज करने की, वो एक व्यक्ति के कंसेंट एक व्यक्ति ने सहमति दी हुई, जब भी उस पर वो एक्ट हो रहा है, एक व्यक्ति कर रहा है इन गुड फेथ, और कंसेंट दी है उस व्यक्ति ने अच्छे विश्वास में कि भाई तुम मेरे ऊपर एक्ट करो लेकिन मेरी मृत्यु मत कॉज कर देना, फॉर पर्सन्स बेनिफिट, और कैसे हुआ है, उस व्यक्ति के जिस पर एक्ट होने वाला है उसके फायदे के लिए, उसके लाभ के लिए हुआ है। तो देखिए अब सेक्शन 26 की बॉडी हम पढ़ते हैं। नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ, वो कुछ भी नहीं जो कि नियत जिसकी नहीं है डेथ कॉज करने की, वो कुछ भी नहीं, क्या नहीं बनेगा, इज एन ऑफेंस, वो कुछ भी अपराध नहीं बनेगा जिसकी नियत क्या नहीं है, अब डेथ मृत्यु कॉज करने की नहीं है। बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज, बस इस कारण कि कुछ हार्म कॉज हो जाता है एक व्यक्ति को, और टू बी इंटेंडेड बाय द डूअर टू बी कॉज, या फिर भाई जो डूअर है, जो एक्ट करने वाला है, उसको थोड़ी बहुत इंटेंशन भी आ जाती है कि भाई हाँ थोड़ा हार्म कॉज हो सकता है, और बी नोन बाय द डूअर टू बी लाइकली टू कॉज, या जो डूअर है उसको पता है कि भाई हाँ मैं इस व्यक्ति ने कंसेंट दी हुई है, इसके फायदे के लिए मैं कुछ काम करूँगा, गुड फेथ में मैं इसके ऊपर कुछ करूंगा, तो इसको मेरे को नॉलेज है कि इसको हार्म हो सकता है, ये भी हो सकता है। देखिए बर क्या है, बस डेथ कॉज करने की इंटेंशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इंटेंट होना चाहिए कुछ हार्म कॉज करने का, ठीक है, और नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ भाई कुछ हार्म हो सकता है। आप देखिए, टू एनी पर्सन फॉर हुज बेनिफिट इट इज डन इन गुड फेथ, और उस व्यक्ति के ऊपर एक एक्ट हो रहा है और उस व्यक्ति के फायदे के लिए वो एक्ट हो रहा है। आप देखिए, एंड हु हैज गिवन अ कंसेंट, और उस व्यक्ति ने अब कंसेंट दी हुई, सहमति दी हुई है, वेदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, भाई मुंह से और लिखकर खुलकर दी हुई है, अपने कंडक्ट से सहमति दी हुई है, इसमें कोई एज नहीं दी हुई है, 18 साल 20 साल 12 साल कुछ भी एज नहीं दी हुई, तो एनी एज का ये व्यक्ति हो सकता है। देखिए, टू सफर डेट हार्म, और उसने कंसेंट सहमति क्यों दी हुई उस व्यक्ति ने, हार्म सफर करने की। ठीक है, और टू टेक द रिस्क ऑफ डेट हार्म, या फिर वो रिस्क ले रहा है, वो खतरा मोल ले रहा है उस हार्म को, उस चोट को झेल लेगा। ठीक है, तो मेनली सेक्शन 26 भारतीय न्याय संहिता में ये हॉस्पिटल वाले जो ऑपरेशन होते हैं ना, इनके एक्ट फॉल कर जाते हैं। मान के चलिए एक व्यक्ति है ए और एक डॉक्टर साहब है डी, तो ए को क्या हुआ पड़ा भाई, ए को हो गया हार्ट फेल हो गया ए का। ठीक है, अब वो अस्पताल में उसके घर वाले ले गए, तो इतना हार्ट फेल नहीं होता, वो बोल बता रहा था, बस उसको हार्ट में दर्द हो रहा था, तो हार्ट फेल होने ही वाला था उसका। तो अब क्या करते हैं, तो भाई अब मरता हुआ आदमी जिसका हार्ट फेल होने वाला है, वो तो डॉक्टर डी से ये बोलेगा, अरे सर मेरे को बचा लीजिए, मेरे को बचा, कुछ भी करिए, मेरे अंदर कुछ भी डाल दीजिए, मेरे को बचा लीजिए। तो उसने कंसेंट दे दी। अब डॉक्टर डी ने उसका भाई हार्ट क्या वो करा, उसमें कुछ सर्जरी कर दी। तो क्या करा उसने भाई, कुछ डॉक्टर को पता था ना भाई, अब इसको सीजरन ब्लेड से इसके दिल को काटूंगा, इसके अंदर कुछ मैं ट्यूब नहीं हार्ट में इसके डालूंगा, तो उसको कुछ चोट तो पहुंच सकती है। भाई सीजरन ब्लेड से छाती में दिल कटेगा, मतलब दिल के ऊपर वाली स्किन कटेगी और दिल खुलेगा, दिल बाहर निकाल के कुछ उसमें ऑपरेशन होगा, तो हार्ट तो हानि तो होगी ना। तो यही है कि भाई उस व्यक्ति ने उसके व्यक्ति के लाभ के लिए हो रहा है, भाई उसको जिसको हार्ट फेल होने वाला है, जिसका हार्ट फेल होने वाला है, उसने अपनी उसके लाभ के लिए डॉक्टर काम कर रहा है उसके ऊपर। तो ऐसा कोई भी अगर वो बाद में जाके केस करवाता डॉक्टर के ऊपर कि भाई मैं तो ऐसे गया था कि मेरे को तो भाई ऐसा इलाज करना था कि भाई बिना मेरा कोई चोट मारी, नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, तेरी कंसेंट से हुआ था और तूने वो हार्म देने की एक्सप्रेसली खुलकर बोला हुआ था कि जी जो आप करना चाहो वो कर दो, मेरी जान बचा लो। अब भाई सीजरन तो भाई सीधा दिल कट कर ही होता है, जो स्किन कटती है फिर उसमें ही होता है। ठीक है, तो ऐसे में डॉक्टर साहब बरी हो जाएंगे अगर केस बाई चांस फाइल भी हो गया तो। ठीक है, वैसे तो सेक्शन 26 भारतीय न्याय संहिता में ये ऑपरेशन वगैरह हॉस्पिटल वगैरह के केस देखने को मिलते हैं जिसमें पेशेंट की सहमति होती है, और वो पेशेंट की सहमति से ही डॉक्टर साहब उनके ऊपर कोई ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म करते हैं, सर्जरी वगैरह परफॉर्म करते हैं। तो बाद में जाके पेशेंट ये नहीं कह सकते कि अब इनको सजा करवाओ डॉक्टर साहब को, नो, इट इज नॉट पॉसिबल। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 26 भारतीय न्याय संहिता की इलस्ट्रेशन। देखिए, ए एक सर्जन है, जो कि मैंने बताया डॉक्टर सर्जन है, नोइंग डेट अ पर्टिकुलर ऑपरेशन इज लाइकली टू कॉज द डेथ ऑफ जेड, पता है ये जो सर्जन है उसको पता है, नॉलेज है कि भाई जो मैं ऑपरेशन करने वाला हूं ये इतना खतरनाक है, जानकारी है कि इससे जेड की डेथ भी हो सकती है। अब देखिए, हु सफर्स अंडर द पेनफुल कंप्लेंट, जो जेड है वो एक पेनफुल कंप्लेंट, कोई उसको बहुत ही दुख
तकलीफ वाला उसको बीमारी दर्द है वो सफर कर रहा है जेड उसको, ठीक है। पर यहाँ इंटेंशन नहीं है डॉक्टर की, सर्जन की, यहाँ नॉलेज है कि भाई आज हम ऑपरेशन इसके ऊपर परफॉर्म करूंगा ना जेड के ऊपर, तो ये इससे इसकी डेथ हो सकती है, पर नॉलेज इंटेंशन नहीं है, नॉलेज है। अब देखिए, बट नॉट इंटेंडेड टू कॉज जेड्स डेथ, पर उनकी इंटेंशन नहीं है ए द सर्जन की, जो सर्जन है उनकी इंटेंशन नहीं है कि मैं जेड की डेथ कॉज ही कर दूंगा, उनको नॉलेज है जो मैं ऑपरेशन करूंगा इससे भाई जेड की डेथ कॉज हो सकती है, क्योंकि भाई ये हाई लेवल का कोई डेंजरस ऑपरेशन है। तो देखिए अब, एंड इंटेंडिंग इन गुड फेथ जेड्स बेनिफिट, और इंटेंशन उनकी क्या है कि भाई बस जेड को फायदा पहुंचाना कि मैं जो ऑपरेशन करूंगा जेड की जो बीमारी है, पेनफुल कंप्लेंट है, वो रिलीव हो जाए, ठीक है उससे। परफॉर्म्स जेड ऑपरेशन ऑन जेड विद जेड्स कंसेंट, और अब जेड के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं जो ए द सर्जन होते हैं, और उसमें जेड की कंसेंट भी होती है, सहमति भी होती है। तो देखिए, ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस, अब ए ने कोई अपराध कमिट नहीं किया, यहाँ पर ए जो डॉक्टर है सर्जन ने कोई अपराध कमिट नहीं किया है। बट क्यों नहीं किया है? क्योंकि उनको नॉलेज थी भाई जो ऑपरेशन है, जो ये मैं जेड है जो पेनफुल कंप्लेंट को मेरे को बता रहा कि मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, मेरा कर दो, तो अगर उनको नॉलेज थी कि भाई इतना डेंजरस ये ऑपरेशन है, इसमें इसकी मृत्यु हो सकती है, चलो नॉलेज हो चल जाएगा, लेकिन इंटेंशन ना हो। एक तो ये है कि भाई हाँ डेंजरस ऑपरेशन है, मैं बचा लूंगा, इसको नॉलेज है भाई हो भी सकती है, बचा भी लूंगा, पर इंटेंशन बना ली कि नहीं ऑपरेशन करवाने तो आया है, काट के रख दूंगा इसको, बच ही नहीं पाएगा। अगर ये इंटेंशन उसके मन ही मन में है, फिर उसने सर्जरी कर दी, ऑपरेशन कर दिया जेड के ऊपर, फिर जेड मर गया और उसकी कंसेंट भी थी, तो ए नहीं बच पाएगा, तो यहाँ डॉक्टर साहब नहीं बच पाएगा। जब ही बच पाएगा, नॉलेज है उसको कि हाँ भाई मैं ऑपरेशन जो करने वाला हूँ ये थोड़ा खतरनाक सा है, जान जा सकती है, लेकिन मैं अपने ट्राई बेस्ट करूंगा कि जान बच जाए। तो अब जेड कंसेंट भी दे रहा है, डॉक्टर साहब जो करना है ऑपरेशन कर दो, मेरा बहुत दर्द हो रहा है, जहां भी वो पेनफुल कंप्लेंट दे रहा है, अपनी दरख्वास्त दे रहा है कि मेरे कहाँ कौन से पार्ट में दर्द हो रहा है। अब ए सर्जन कर देते हैं, वो क्या कर देते हैं, इलाज कर देते हैं, ऑपरेशन कर देते हैं, और जेड सही भी हो जाता है। अब गुड फेथ में और जेड के बेनिफिट के लिए है, गुड फेथ में अच्छे विश्वास में, ए सर्जन ने अच्छे विश्वास में, और जेड द पेशेंट के लाभ के लिए वह ऑपरेशन कराए। तो अब बाद में जाके 2-3 महीनों बाद जब जेड रिकवर हो जाएगा अपने जो ऑपरेशन के, जो उसको फ्रूटी रोटी जो बिस्कुट उसको बेड रेस्ट दिया जाएगा, अब जेड 2-3 महीनों बाद फिर कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकता कि ए ने तो मेरे को पूरा काट के करके रख दिया और ए के ऊपर केस फाइल करो। केस फाइल भी हो जाएगा तो ए को कोर्ट बाइज्जत बरी कर देगी, क्या कहेगी कि हम इसको डिफेंस दे रहे हैं सेक्शन 26 भारतीय न्याय संहिता का, ठीक है। तो यह होता है हमारा पूरा सेक्शन 26 पूरा। तो हमने आज ये सारे सेक्शन ये पूरे मेन के पर्पस के लिए हैं, मेंस के पर्पस के लिए हैं। इनमें 2-4 ही बात कुछ नई नहीं हो रहा है जो मैंने अपने नोट्स में बना रखी है, कुछ ये जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें हेल्ड कर रखी है ये 2-4 फैंसी वर्ड्स हैं, लेकिन जो मैं अपनी इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ ना हिंदी में, जो मैं एग्जांपल दे के बता रहा हूँ भाई, ये अगर आपने समझ ली ना, पूरा का पूरा जनरल एक्सेप्शन चैप्टर 3 सेक्शन 14 से लेकर सेक्शन 44 तक ऐसे आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपके माइंड में आ जाएगी। कहीं भी कोई भी आप कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखोगे ना, मेंस में प्री में बना पाएगा, कभी भी गलत नहीं करोगे। ये मर्डर में भाई इसको डिफेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, डॉक्टर ने को डिफेंस मिलेगा नहीं मिलेगा, कभी भी गलत नहीं करोगे और हमेशा फुल बटे फुल नंबर आएंगे, ठीक है। तो आज हमने किया सेक्शन 22 से लेके सेक्शन 26 तक। तो आज हमने किए सेक्शन 22, 23, 24, 25, 26। आज हमने जनरल एक्सेप्शंस के 5 सेक्शन किए, सेक्शन 22 से लेके सेक्शन 26 तक, ठीक है। और पूरे के पूरी तरह इंटरप्रिटेशन एक्सप्लेनेशन समझी हिंदी में, ठीक है। और विद सारी इलस्ट्रेशन जो बेयर एक्ट में इलस्ट्रेशन दी गई है इनके नीचे, जनरल एक्सेप्शन के नीचे मैं उनको ही समझा रहा हूँ, और अपनी तरफ से 2-4 जो 5-7 एग्जाम्पल जो मेरी बुद्धि में है, जो मैं बना पाता हूँ, वो भी आपको समझा रहा हूँ। सिर्फ मेरा मोटिव क्या है, मेरी पॉलिसी क्या है कि भाई कंसेप्चुअल क्लियरिटी एक कैंडिडेट को आ पाए, एक लॉ स्टूडेंट को आ पाए, एक एडवोकेट को आ पाए कि भाई केस में डिफेंस लिया कैसे जाता है, ठीक है। तो यहाँ आज हमारी क्लास खत्म होती है। अब हम सेक्शन 27 के बाद से कल से चालू करेंगे, कल से इंटरप्रिटेशन, कल से मैं 27 के बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है। सो बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।